माला की 23वीं कड़ी के अंतर्गत आज हम सब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सभागार में एकत्रित हुए हैं। मैं विशेष तौर पर अपने विभागाध्यक्ष गुरुवर डॉक्टर वेद रमन पांडे, हमारी पूर्व विभागाध्यक्ष और कला संकाय की अधिष्ठाता प्रोफेसर तनुजा मजूमदार मैम और अपने मानस गुरु डॉक्टर ऋषि भूषण चौबे समेत अन्य अध्यापकों के प्रति आप सबकी तरफ से यह अवसर उपलब्ध कराने के लिए आभारी हूँ। हम सब जिन्हें देखिए, आज हमारा सौभाग्य है, घर में हम बोलते हैं कि वेद पढ़े, पुराण पढ़े, क्या पढ़ें। ये देश के किसी विश्वविद्यालय में ऐसा नहीं मिलेगा। आज हमारे सामने दो वेद हैं, वेद रमन पांडे सर और वेद प्रताप वैदिक सर। तो हम अब तक जिन्हें अखबारों या समाचार चैनलों में पढ़ते सुनते रहे हैं, उन्हें हम आज अपने समक्ष पाकर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार व विचारक डॉक्टर वैदिक राजनीति विदेश नीति के मर्मज्ञ होने के साथ साथ हिंदी हितों के बड़े हितैषी हैं। आदमी की जितनी उम्र होती है, अभी स्टैंडर्ड उम्र 60 साल है, और उतनी उम्र उन्होंने सिर्फ हिंदी की सेवा की है। इतनी उम्र तक 13 वर्ष की उम्र में, मैं बताता हूँ आपको, और देखिए जितनी इनकी उम्र है, इससे बड़ा इनका बायोडाटा है। क्योंकि पराधीन भारत में जन्मे डॉक्टर वैदिक ने मात्र 13 साल की उम्र में अर्थात 1957 में हिंदी के लिए सत्याग्रह किया और जेल गए। डॉक्टर वैदिक की गणना उन राष्ट्रीय अग्रदूतों में होती है जिन्होंने हिंदी को मौलिक चिंतन की भाषा और भारतीय भाषाओं को उनका उचित स्थान दिलवाने के लिए सतत संघर्ष व त्याग किया। महर्षि दयानंद, महात्मा गांधी और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की महान परंपरा को आगे बढ़ाने में वैदिक जी का नाम अग्रणी है। वैदिक जी का जन्म ब्रिटिश कालीन भारत में 1944 में इंदौर में हुआ। साहित्य और पत्रकारिता को इंदौर शहर ने पूरे भारतवर्ष में नए आयाम और ऊंचाइयां दी। डॉक्टर वैदिक इन आयामों और ऊंचाइयों में अपना योगदान देने वाले राजेंद्र माथुर, प्रभास जोशी, नरेश मेहता की परंपरा के प्रतिनिधि हैं। ये गौरव का क्षण है कि हमारे बीच वो उपस्थित हैं आज। वैदिक जी ने अनेक भारतीय और विदेशी शोध संस्थानों में विश्वविद्यालयों में विजिटिंग प्रोफेसर के तौर पर अध्यापन किया है। भारतीय विदेश नीति के चिंतन और संचालन में उनकी भूमिका उल्लेखनीय है। अपने पूरे जीवन काल में इन्होंने लगभग 80 देशों की यात्राएं और 50 देशों में बतौर विजिटिंग प्रोफेसर पढ़ाते रहे हैं। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर अपना शोध ग्रंथ हिंदी में लिखा। देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हिंदी रोजगार की भाषा है, नहीं है, क्या है, लेकिन यहीं से हिंदी का द्वार खुलता है। हम एक बार पुनः वैदिक सर को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि जिस वैदिक सर पहले श्वास में रहे हैं, मैं श्वास गया था, आप लोगों को पता है, और उस श्वास में भी हिंदी का परचम लहराता है, तो वैदिक सर की भी एक उसमें निर्णायक भूमिका है। देखिए, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर जब अपना शोध ग्रंथ हिंदी में लिखा, जो ऋषि सर भी बैठे हैं JNU से, और तब वो इंडियन स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ था, और JNU में मर्ज होने के बाद फर्स्ट PhD इनकी हिंदी में है। तो सर को छात्रवृत्ति मिलती थी, और हिंदी में वो थीसिस लिखने के चलते उस छात्रवृत्ति को रोक दी गई। और सोचिए, शायद पहली घटना होगी किसी की छात्रवृत्ति रुक गई और उस पर संसद ठप हो गया। संसद ठप हुआ, और फिर जितने लोगों को हम लोग पढ़ते हैं, दिनकर से लेके तमाम लोग, उसमें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, मधु लेमे, आचार्य कृपलानी, हिरेन मुखर्जी, प्रकाश वीर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी, चंद्रशेखर आज़ाद, भागवत जहाँ आज़ाद, हेम बरुआ आदि कई लोगों ने समर्थन किया, और अंततोगत्वा इंदिरा गांधी को हस्तक्षेप करना पड़ा, और तब जाकर यह थीसिस एक्सेप्ट हुई, और वहीं से हिंदी का द्वार खुलता है उच्च अध्ययन के लिए। और इस कड़ी में हम वैदिक सर को प्रतिनिधि मानते हैं कि हिंदी से भी, माने हिंदी की दुनिया में भी, हिंदी पढ़ के भी, और अंतर्राष्ट्रीय देश विदेश में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अपने अफगानिस्तान संबंधी शोध कार्य के दौरान वैदिक जी ने न्यूयॉर्क के कोलंबिया विश्वविद्यालय, लंदन के स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज स्वास, और अफगानिस्तान के काबुल विश्वविद्यालय तथा मॉस्को की विज्ञान अकादमी में शोध और अध्ययन कार्य किया है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विशेषज्ञों में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। वैदिक जी रूसी, फारसी, अंग्रेजी, संस्कृत व हिंदी सहित अनेक भाषाओं के विद्वान हैं। मैंने इतनी भाषाओं का नाम लिया, लेकिन हिंदी के प्रति जो मर्म है, मैं परसों से वैदिक सर के साथ हूँ। कल एक कार्यक्रम में थे वैदिक सर, और उन्होंने सबों से रिक्वेस्ट किया कि आप हिंदी में हस्ताक्षर करें, हिंदी में लिखें, हिंदी में पढ़ें। और यहाँ तक कि लोगों ने कहा कि हिंदी में जब नहीं हो पाता है, सर TM मैम भी
हिंदी को लेकर के ही माने वो हिंदी में ही हस्ताक्षर करती हैं और बैंक तक वो चीज़ें रही हैं। लेकिन उन्होंने सबों को अप्रिशिएट किया कि आप हिंदी में ये करिए। बड़ा बाजार के एक सज्जन थे, उन्होंने कहा कि हिंदी में साइन करने से काम नहीं होता है। वैदिक सर ने बताया कि अमेरिका तक लोगों ने हिंदी स्वीकार किया, बड़ा बाजार की बात करते हैं, और फिर वो इस बात पर तैयार हुए कि वो हिंदी में ही साइन करेंगे। तो देखिए, इसके बाद वाद विवाद प्रतियोगिताओं और अखिल भारतीय स्तर पर अनेक बार पुरस्कृत किए जा चुके वैदिक जी अपने मौलिक चिंतन और प्रभावशाली वक्तव्य के लिए जाने जाते हैं। डॉक्टर वैदिक ने सन 1958 से पत्रकारिता की शुरुआत की और नवभारत टाइम्स में पहले सह संपादक, बाद में विचार संपादक, और आज देश में लगभग 2.25 लाख समाचार पत्र जिस एजेंसी की सेवा लेते हैं, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, और इसकी हिंदी सेवा है भाषा, उस भाषा के फाउंडर एडिटर रहे हैं। एडिटर तो कोई भी होता है, लेकिन फाउंडर एडिटर होना बड़ी बात है। अभी मैं आ रहा था सर के साथ, तो सर ने बताया कि मैंने वहाँ भी एक प्रयोग किया और अखबारों को छोटे छोटे वाक्य लिखने और सीखने के लिए भी एक नई परंपरा चलाई। और ये सच है कि आज जो अखबार में आप देखते हैं, इनके हाथ में कमल, इनके हाथ में फूल, तो वो सर का ही देन है। अपने वर्तमान में आप भारतीय भाषा सम्मेलन के अध्यक्ष तथा netjolt.com के संपादकीय निदेशक हैं। काउंसिल फॉर इंडियन फॉरेन पॉलिसी के प्रमुख डॉक्टर वैदिक के देश के 200 से अधिक समाचार पत्रों में स्तंभ छपते हैं। डॉक्टर वैदिक ने पिछले 6 दशकों में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए अनेकों आंदोलन चलाए हैं और यह सिद्ध किया है कि स्वभाषा में किया गया काम अंग्रेजी के मुकाबले कहीं बेहतर हो सकता है। उन्होंने एक लघु पुस्तिका विदेशों में अंग्रेजी भी लिखी और जिसमें तर्कपूर्ण ढंग से बताया कि कोई भी स्वाभिमानी और विकसित राष्ट्र अंग्रेजी में नहीं बल्कि अपनी मातृभाषा में सारा काम करता है। डॉक्टर वैदिक के विचार हैं कि भारत में अनेकानेक स्थानों पर अंग्रेजी की अनिवार्यता के कारण ही आरक्षण अपरिहार्य हो गया है, जबकि इसकी देश में कोई आवश्यकता नहीं है। अपने लेख व बयान से हमेशा चर्चा में रहने वाला डॉक्टर वैदिक ने 26/11 हमले के जो मास्टरमाइंड है हाफिज सईद से पाकिस्तान में मुलाकात में इंटरव्यू करने के बाद राजनीतिक दलों व मीडिया के निशाने पर आ गया। यहाँ तक कि कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियों ने इन्हें एक दूसरे का समर्थक कहा है। हालांकि एक पत्रकार के जो गुण होने चाहिए कि वो सबका खास और सबका दुश्मन, वो वैदिक जी में दिखता है। क्योंकि जब वैदिक जी पाकिस्तान गए थे तो इनके साथ कांग्रेस के बड़े नेता भी थे और भाजपा जो कहती है तो भाजपा के लोग भी इनके साथ थे। इसलिए वैदिक जी किसी के साथ नहीं है और किसी के विरोधी भी नहीं है। तो वैदिक जी हम मानते हैं कि पत्रकार का वो धर्म है कि वो कहीं भी किसी से मिल सकता है, और इसी के तहत उन्होंने अभी कहा कि वे टाइप 1 डिप्लोमेसी के अंतर्गत पाकिस्तान गए थे और कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद भी उनके साथ थे। एक पत्रकार को न किसी का खास होना चाहिए न किसी का दुश्मन। यह बात दीगर है कि आज बहुतायत पत्रकार किसी राजनेता उद्योगपति के या तो खास हैं या दुश्मन। आप NDTV के रवीश कुमार, जी न्यूज़ के सुधीर चौधरी, आवास तक के अंजना ओम कश्यप, दर्पण प्रसन्न वाजपेयी को देख सकते हैं इस कड़ी में। ऐसे दौर में वैदिक जी का कांग्रेस व भाजपा समेत अधिकांश भारतीय राजनीतिक दल व दक्षिण एशियाई देशों के नेताओं के साथ नज़दीकियाँ पत्रकारिता के एक अलग बीम को दर्शाती है। वैदिक जी की एक और किताब है कि अंग्रेजी को हटाकर हम हिंदी को कैसे आत्मसात करें, और कल ही वैदिक सर बता रहे थे, और वो आपको नेट पर सूचना नहीं है, कल ही बता रहे थे कि जो राष्ट्रपति डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह थे, उन्होंने उनकी इस किताब को पढ़ी और उसके बाद गुरुमुखी में छाप कर उस किताब को पूरे देशों में बांटा गया कि हिंदी की जगह हम अंग्रेजी की जगह हिंदी को हम कैसे आत्मसात करें। तो वैदिक जी आज के इस दौर में पत्रकारिता के एक चिराग हैं, और चिराग वही है जो जहाँ जाएगा वो रोशनी लौटाएगा। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद जयप्रकाश जी। जयप्रकाश जी स्वयं पत्रकारिता के छात्र हैं। इनकी जो PhD है वो विशाल भारत पे है। इन्होंने बहुत विस्तार से और बहुत सुंदर तरीके से सर का परिचय दिया। जब मैंने ये सूचना सुनी, मुझे जानने को मिली ये जानकारी कि आपने 60-70 के दशक में अपनी थीसिस JNU में हिंदी में लिखी, तो मुझे एक और संस्मरण याद आ गया। किसी ने लिखा है कि उस ज़माने में JNU के शुरुआती दिनों में लड़के लड़कियों से दोस्ती करने के लिए भी अंग्रेजी सीखते थे, क्योंकि लड़कियां भाव नहीं देती थी जो हिंदी बोलते थे। उस टाइम में वैदिक जी इंटरनेशनल स्टडीज़ सेंटर में हिंदी में अपनी थीसिस लिखते हैं, तो ये अपने आप में
साहस की भी बात है और वो प्रतिबद्धता की भी बात है। विभाग के पास बहुत कुछ नहीं होता है, हम जैसे जिज्ञासु विद्यार्थी होते हैं। बस अपनी तरफ से, विभाग की तरफ से एक छोटा सा उपहार मैं चाहता हूँ कि हमारी कला संकाय के डीन प्रोफेसर तनुजा मैम वैदिक जी को भेंट करें, और वेद जी भी खड़े रहें अध्यक्ष के नाते, और मैं भी खड़ा होता हूँ। मैं भी इसलिए खड़ा हो गया कि आप लोग मेरी तस्वीर नहीं खींचते हो। अब मैं कला संकाय की डीन, विभाग की वरिष्ठ प्रोफेसर और विश्वविद्यालय की भी वरिष्ठ प्रोफेसर तनुजा मैम से निवेदन करता हूँ कि वो आएँ और स्वागत में 2 शब्द अपनी ओर से कहें। आदरणीय वैदिक जी, वेद जी, ऋषि जी, आनंद जी, मेरी जी, मुन्नी जी, हमारे प्रिय छात्र एवं छात्राएं, मैं थोड़ी देर पहले ही वैदिक जी से कह रही थी कि आप मुझे नहीं पहचान पा रहे हैं, उसका एक कारण है। जब भी मैं आपसे मिली दिल्ली में तो आप बीच में रहते हैं और चारों ओर लोग घेरे रहते हैं। पटना में मिली, आप बीच में चारों ओर लोग घेरे रहते हैं, तो आपको याद ही नहीं रहता आपके साथ कौन है, क्या है। जब प्रतिभा पाटिल प्रेसिडेंट थी तब याद होगा सर आपको, वो सत्याग्रह के समय एक बहुत बड़ा आयोजन बिरला हाउस में हुआ था, और मेरा ये सौभाग्य था कि वैदिक जी के ही बगल में बैठकर मैं भोजन कर रही थी। मैंने वो भी आपको याद दिलाया। तो वैदिक जी से बातचीत करने का मौका मुझे दिल्ली में मिला मेरी अपनी मित्र सविता जी के कारण। सविता जी और वैदिक जी में बहुत गहरा भाई बहन का रिश्ता है। और मैंने उस समय भी, उन दिनों में भी, जब दिल्ली में सब कार्यक्रम हुआ करते थे, गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति है, वैदिक जी को कई बार सुना, करीब से देखा। बहुत स्पष्ट वक्ता, निर्भीक, साहसी। वो कभी भी किसी के भी मन ये नहीं सोचते हैं कि मैं जिस सत्य को मैं कह रहा हूँ इसके बाद क्या होगा। और अभी तो आपकी बहुत ही चर्चा भी हुई है आपकी साहसिकता के कारण। मैं ये इसीलिए कह रही हूँ कि आप और हम सब कितने सौभाग्यशाली हैं, एक ऐसे व्यक्ति हमारे बीच में है, और आप न केवल उन्हें सुनेंगे, उनसे आप बातचीत करने का हम सबको मौका मिल रहा है। तो मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, इस मौका का पूरा फ़ायदा उठाओ, ये मौका फिर नहीं मिलेगा। उन्हें सुनो, उनसे बातचीत करो, और ये यादगार रहेगी आपके जीवन की। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विद्यालय में। प्रेसिडेंसी का 200 वर्षों का इतिहास है, और यहाँ इसका महत्व इस विश्वविद्यालय का यही है। जब ये कॉलेज भी था, यहाँ प्रश्न उठाए जाते थे, ऐसे प्रश्न जो पहले कभी नहीं उठाए गए हैं। और केवल प्रश्न नहीं उठाए जाते थे, उनके उत्तर भी ढूंढे जाते थे। 200 साल के इस इतिहास में बहुत सारी कड़ियाँ जुड़ गई है, और हिंदी डिपार्टमेंट ने भी एक बहुत बड़ी कड़ी इसमें जोड़ा है। प्रेमचंद्र अंतर्विषय व्याख्यानमाला, जिसका पूरा श्रेय ऋषि जी को जाता है। अब तक 23 लेक्चर्स हो चुके हैं ना। आप हिंदी की बात कह रहे थे, मुझे लगता है अगर आपके बस में हो, एक पुरस्कार आप ऋषि जी को जरूर दीजिए। इन्होंने एक अद्भुत काम किया है, क्योंकि प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय भी अंग्रेजी माध्यम का विश्वविद्यालय है। यहाँ अंग्रेजी किसी यहाँ स्टेट, इस राज्य में कोई भी विश्वविद्यालय नहीं है जिसको हम अंग्रेजी माध्यम कहेंगे।
वहाँ बांग्ला अंग्रेजी दोनों, बांग्ला नेपाली और अंग्रेजी है, लेकिन प्रेसिडेंसी में बांग्ला में भी लिखने की अनुमति नहीं है। और यहाँ हमारे जो फैकल्टी है उसमें 80% है विदेश से पढ़कर आने वाले, जो ठीक तरह से बांग्ला भी नहीं बोल पाते हैं। ऋषि जी ने उनको मजबूर किया कि वो यहाँ आए और उन्होंने हिंदी में अपना व्याख्यान दिया, चाहे वो इतिहास का हो या मैथमेटिक्स का हो या फिजिक्स, जूलॉजी, बायोलॉजी, इसके क्या कहते हैं अंग्रेजी से तो कई आए, कुछ तो ऐसे आए बने। हमारे यहाँ के फैकल्टी जो सीनियर फैकल्टी है वो कहते हैं जब हम ऋषि जी को देखते हैं तो बहुत डर जाते हैं, क्योंकि वो अभी पकड़ लेंगे और कहेंगे हिंदी व्याख्यान दो। और हमारे कुछ फैकल्टी मेंबर्स ऐसे हैं यहाँ पर हिंदी में व्याख्यान देने के लिए उन्होंने 3 महीने तक प्रैक्टिस की और फिर वो आकर व्याख्यान दिए। तो इनको एक विशेष पुरस्कार बनता है इनका सर, इतना बड़ा काम। और वो मुझसे, मैं कहता हूँ भाई बोलो हिंदी में, बोलो वो तो एकेडमिक विषय पर बोलने के लिए मजबूर करते हैं, ऐसे आकर तो व्याख्यान दे देंगे, लेकिन वो विषय देते हैं एकेडमिक और वो अंतर विषय होता है। आप जरा सोचिए फिजिक्स में भी लोग यहाँ आकर लोग हिंदी में व्याख्यान देकर जा रहे हैं। तो ये ऋषि जी, और ऋषि जी का सबसे बड़ी उपलब्धि है वैदिक जी को ले आना, जोरदार ताली हो जाए। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस विद्यालय में, और मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी आप लोगों का। अब हम वैदिक जी को सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने मेरी भी प्रशंसा कर दी। अब मैं समय न लेते हुए सर वैदिक जी को भी निकलना है, तो ये जो पूरा फॉर्मेट है हम 1 घंटे का ही रख रहे हैं। आधे घंटे सर की बातचीत और आधे घंटे आप लोगों के सवाल जवाब। तो 1 घंटे के पैटर्न में ये पूरी बातचीत हो जाएगी, क्योंकि आपके पास सवाल भी बहुत हैं। तो हम चाहेंगे कि वैदिक जी आएँ और अपनी बात रखें। डॉक्टर वैदिक। और उसके लिए मैं ऋषि जी को, तनुजा जी को, पांडे जी को, आप सबको बड़ा धन्यवाद देता हूँ। और आज तो पहली बार, कई बार कलकत्ते आया हूँ, बंगाल के और शहरों में भी गया हूँ, लेकिन आज पहली बार शाकाहारी बंगाली भोजन किया। तो तनुजा जी से मैंने पूछा कि भाषण दो कि सोऊं। इतना अच्छा भोजन बंगाल के लोग बनाते हैं और इतना प्रेम से भोजन करते हैं और कराते हैं, और यहाँ की मिठाइयाँ क्या कहना। मैं कई बार कहता हूँ कि विश्व सभ्यता को भारत की 2 महान देने, एक तो योगासन और दूसरा बंगाली मिठाई। तो आज उसका भी आनंद लिया। मैं बहुत प्रसन्न हूँ आज यहाँ आकर। अब आज मैं सोच रहा था कि भाषण न दूँ और आप लोगों से वार्तालाप करूँ कि आप जो चाहें वो प्रश्न पूछें, पत्रकारिता पर पूछें, देश की राजनीति पर पूछें, सामाजिक समस्याओं पर पूछें, अध्यात्म पर पूछें, दर्शन में पूछें, जो मन आए पूछें और एक खुला सत्र रखें। कुछ आप कहें, कुछ मैं कहूँ और उसमें से कुछ निष्कर्ष निकले। ये भी हो सकता है, और क्योंकि ये पत्रकारिता विभाग है, पत्रकारिता में भी बोल सकता हूँ। आप चाहें तो 10-5 मिनट पहले मैं पत्रकारिता के बारे में आपसे बात कर लूँ, फिर जो प्रश्न आपको पूछना हो पूछें। सबसे पहला तो मुझे आपसे ये कहना है कि जो लोग भी पत्रकार बने उनको सबसे पहले अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए। पत्रकारों को ये जान लेना चाहिए कि किसी भी लोकतंत्र में उनकी महत्ता किसी भी प्रधानमंत्री से, किसी भी देश के या प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश से और किसी भी संसद के अध्यक्ष से या संसद सदस्य से या विधानसभा सदस्य से, उससे भी ज़्यादा लोकतंत्र को जिंदा रखने की जिम्मेदारी किसी की है तो वो पत्रकार की है। पत्रकार ऐसा व्यक्ति होता है जैसा किसी के शरीर में हृदय होता है। हृदय 24 घंटे चलता है
आप सोएं तब भी चलता है, आप खाएं तब भी चलता है, आप कहीं जाएं तो भी चलता है, खेलें तो भी चलता है, आप बैठे रहें तो भी चलता है। 24 घंटे चलता है। एक मिनट भी, एक सेकंड भी हृदय रुक जाए तो पूरा शरीर ठप हो जाता है। प्रधानमंत्री हमारे यहाँ कितना काम करते हैं आपको पता ही है। ज़्यादा समय उनका नष्ट होता है नोट और वोट इकट्ठा करने में, ज़्यादा समय नष्ट होता है भाषणों में, भोजनों में, सम्मेलनों में, घंटों रोज बर्बाद होते हैं। और ये प्रधानमंत्री तो छुट्टी नहीं मनाते हैं, लेकिन अपने कई प्रधानमंत्री ऐसे हैं कि 8-8, 10-10 दिन छुट्टी मनाने चले जाते हैं। ये प्रधानमंत्री भी हर महीने, हर हफ्ते विदेश यात्राओं पर जाते हैं, बड़ी मौज होती है। कई बार प्रधानमंत्रियों के साथ मैं भी कई बार विदेश गया हूँ, बहुत आनंद मनाते हैं। न्यायाधीश लोग तो बाकायदा छुट्टी पर जाते हैं, अभी सब छुट्टी पर गए हुए हैं, सर्वोच्च न्यायालय बंद है। रेफेल का मामला फंस गया है, लेकिन 2 जनवरी के पहले कोई सुनवाई नहीं हुई। और 10 से 5 काम करते हैं, पूरा समय मुक्त रहते हैं। संसद साल में सिर्फ 6 महीना चलती है, और 6 महीने में भी दंगल होता रहता है, उठापटक होती रहती है। कितना समय कानून बनाने में लगाते हैं किसी को पता नहीं। लेकिन पत्रकारिता का मामला क्या है? 24 घंटे पत्रकारों को काम करना पड़ता है, कोई समय की सीमा नहीं है। जो लोग दफ्तर में काम करते हैं, सब एडिटर होते हैं, उनकी बात अलग है कि उनकी 3 पालियाँ होती हैं, अलग अलग शिफ्ट्स होती हैं, उनमें हो जाते हैं। लेकिन जो रिपोर्टर हैं, जो संपादक हैं, उनको 24 घंटे काम करना पड़ता है। रात को 12 बजे अगर कोई विस्फोट हो जाए, रात को 2 बजे कोई भूकंप आ जाए, तो पूरा अखबार दम बनाने लगता है, तैयारी करना पड़ता है। और मैं तो भाषा का संपादक था, PTI भाषा का संपादक था। एक न्यूज़ एजेंसी को 24 घंटे काम करना पड़ता है, आधे घंटे के लिए भी बंद नहीं हो सकती, 15 मिनट के लिए भी बंद नहीं हो सकती। न्यूज़ एजेंसी अगर 15 मिनट के लिए बंद हो जाए और उस बीच कोई आतंकवादी घटना हो जाए देश में, और कोई उल्टी सीधी खबर फैल जाए कि फला जगह फला संप्रदाय के लोगों ने, या फला जाति के लोगों ने, या फला गांव के लोगों ने ये हत्याकांड कर दिया है, या खून की नदियाँ बहा दी हैं, झूठी खबर ही फैल जाए, तो पूरे देश के अंदर तबाही मच सकती है, पूरे देश के अंदर दंगल हो सकता है एक झूठी खबर से। इसलिए न्यूज़ एजेंसी को 24 घंटे अलर्ट रहना पड़ता है, सावधान रहना पड़ता है। तो इससे क्या नतीजा निकला कि लोकतंत्र के 3 स्तंभ हैं: कार्यपालिका यानी सरकार, विधानपालिका यानी संसद और विधानसभा, और न्यायपालिका यानी अदालत, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय आदि। एक चौथा स्तंभ और है, उसका जिक्र ही नहीं करते। उसका जिक्र मैं कर रहा हूँ बराबर, देश में कई दशकों से कर रहा हूँ, पिछले 50 साल से। उसका नाम है, क्या है? कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधानपालिका, और इसका नाम है खबरपालिका। सबकी खबर ले और सबको खबर दे। सबकी खबर लेती है खबरपालिका। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री, महापौर और महाचोर, कोई बहुत दुष्ट आदमी भी हो तो उसकी भी खबर हम लेते हैं, और कोई महाशिष्ट आदमी हो तो उसकी भी खबर हम लेते हैं। यह है खबरपालिका। खबरपालिका का दायित्व देश में और तीनों पालिकाओं से बहुत ज़्यादा है। 3 स्तंभ हैं लोकतंत्र, ये चौथा स्तंभ है। ये चौथा स्तंभ सबसे ताकतवर, सबसे जिम्मेदार, सबसे निष्पक्ष और सबका भला करने वाला स्तंभ है। और उस स्तंभ के मूलाधार कौन है? आप हैं। आप पत्रकार बनेंगे, आप सब। इसलिए आप इस बात का ध्यान रखिए कि देश में लोकतंत्र को चलाने में सबसे बड़ी जिम्मेदारी आप। इस बात को समझेंगे तो फिर छात्र होने के नाते आपको बहुत परिश्रम करना होगा। जो भी आपको समय मिलता है अभी पत्रकार की नौकरी करने के पहले, उसमें ये पूरा प्रयत्न कीजिए कि दिन रात पढ़ें। पढ़ें मतलब क्या? जानें, सीखें, अनुभव से सीखें, देखने से सीखें, बात करने से सीखें, पढ़ने से सीखें, बोल के सीखें, सुन के सीखें।
इसके लिए ज़रूरी है कि अपने आँख, कान, नाक खुला रखें, पांचों इंद्रियों से अनुभव करें, उस अनुभव को आत्मसात करें और बेझिझक किसी की परवाह किए बिना सारी बात को समझने की कोशिश करें। और छोटे छोटे जो अपने पे प्रतिबंध आदमी लगवा लेता है, संप्रदाय का, जाति का, अपने वर्ग का, उनसे ऊपर उठे। एक निष्पक्ष, सर्वतंत्र, स्वतंत्र आत्मा की तरह प्रत्येक घटना को देखें और अपनी राय बनाएं। और जब ऐसी राय बनाकर आप पत्रकारिता में प्रवेश करेंगे तो फिर आप शेर की तरह होंगे। आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं हो। कोई प्रधानमंत्री हुआ करे, कोई मुख्य न्यायाधीश हुआ करे, कोई लोकसभा राज्यसभा का सदस्य हुआ करे, आपको किसी की परवाह नहीं हो। आपको सिर्फ एक चीज़ की परवाह होगी, सत्य की परवाह हो। आपको परवाह होगी, देश हित की परवाह हो, वही आपसे सबसे प्रधान आपके लिए हो। इस धारणा के साथ आपको आगे बढ़ना है। इस बारे में अब से 1000 साल पहले धार एक जगह है मध्य प्रदेश में, उसमें एक राजा हुए थे भर्तृहरि, नाम सुना होगा, बंगाल में भी उनका बड़ा नाम है। भर्तृहरि ने 3 शतक लिखे हैं, उसमें से एक शतक है, 100 श्लोक हैं हर शतक, एक नीति शतक है। उसमें क्या अद्भुत एक श्लोक उन्होंने लिखा है, उसको तो मैंने अपने जीवन में धारण करने की पूरी कोशिश की है। और मैं चाहता हूँ कि वो मेरी तरफ से आपको एक भेंट है, वो आप धारण करें और एक अच्छे पत्रकार के नाते जीवन में आपकी वो बड़ी सहायता करेगा। वो क्या है? वो है निंदन्तु नीति निपुणा यदि स्तुवन्तु वा लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्येव मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीरा। कि नीति निपुण आपकी निंदा करें, सर्वोच्च न्यायालय फैसला कर दे आपके बारे में, कुछ भी कर दे फैसला, डरना नहीं उससे, बिल्कुल नहीं डरना। जब बाबा रामदेव का किस्सा हुआ 4 साल पहले, 6 साल पहले, रामलीला मैदान, तो मैंने कहा जो लोग घायल हुए थे वहाँ, जिनकी चीज़ें चोरी हो गई थी, तो सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि सरकार मुआवजा दे और 25% मुआवजा रामदेव दे। तो मैंने कहा कि ये न्यायाधीश कानून जानते हैं, लेकिन इनको न्याय का पता नहीं है कि न्याय किसे कहते हैं। ब्रिटिश कानून पढ़ा हुआ है, हमारे देश में ब्रिटिश कानून पढ़ाया जाता है, तो उस कानून में ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि कोई शिष्य अपने गुरु से मुआवजा कैसे मांगेगा। ये भारत में कभी संभव है? या दुनिया में कहीं संभव है कि पुलिस ने जुल्म किया है और उसका मुआवजा शिष्य अपने गुरु से मांगे? तो अभी कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं, वो मेरे साथ किसी चैनल पे थे, तो कहने लगे डॉक्टर वैदिक ने सर्वोच्च न्यायालय की आलोचना की है, कल इन पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चलेगा, ये सर्वोच्च न्यायालय में बुलाकर दंडित किए जाएंगे। तो मैंने कहा मैं सर्वोच्च न्यायालय का स्वागत करता हूँ, मुझे बुलाएं, और पूरी देश की अदालत के सामने सर्वोच्च न्यायालय मुझ पर मुकदमा चला है। मुझे पूरा विश्वास है कि देश की जनता सर्वोच्च न्यायालय को रद्द कर देगी, बर्खास्त कर देगी पूरे न्यायालय। इतनी नासमझी की बात सर्वोच्च न्यायालय ने कही, कुछ नहीं हुआ। जब मैं पाकिस्तान गया, हाफिज़ सईद को मैं कोई इंटरव्यू करने नहीं गया था, बात करने गया था। मैं कोई रिपोर्टर नहीं हूँ किसी अखबार का कि मैं इंटरव्यू करने जाऊँ, बात करता हूँ। अपने प्रधानमंत्री 1-1, 2-2 घंटा मुझे बुलाते हैं, मेरे घर आते हैं, मुझसे बात करते हैं। कोई इंटरव्यू, ना तो वो कोई मुझे इंटरव्यू देते हैं, ना मैं उनको कोई इंटरव्यू देता हूँ। ना वो रिपोर्टर है, ना मैं रिपोर्टर, बराबरी के स्तर पे बात होती है। हाफिज़ सईद भी कोई इंटरव्यू करने नहीं गया था, हम बात करने गए थे। जब दिल्ली आया तो बवाल हो गया। कई बड़े बड़े अपने आप को पत्रकार कहने वाले, जिन्होंने करोड़ों रुपए जमा कर रखे हैं और खुशामद से बहुत बड़े बड़े पदों पे जाके बैठ गए हैं, उनको इस बात की ईर्ष्या कि डॉक्टर वैदिक कैसे चले गए उसको, हमको तो घास भी नहीं डालता है। हमारे सेनापतियों को, फौजियों को
जो जाएं तो कपड़े गीले हो जाएं उनके वहाँ। उनको ये कि अरे इतना भयंकर आतंकवादी उसके घर में घुस गए। और नेताओं को और ज़्यादा ईर्ष्या और जलन, सब ने मेरे खिलाफ देश में अभियान चालू कर दिया। 3 दिन तक मेरे घर पर, इससे भी बड़ा हॉल है, पूरा खचाखच भरा, सारे पत्रकार मुझे इंटरव्यू कर रहे हैं। राहुल गांधी मेरे खिलाफ बोल रहे हैं कि ये तो आरएसएस के आदमी हैं, ये नरेंद्र मोदी के दूत हैं। तो मैंने कहा भाई मैं किसका आदमी हूँ, इस बच्चे को क्या समझ है। राहुल पड़ोसी देशों के प्रधानमंत्री बोलते हैं डॉक्टर वैदिक तो आरएसएस के आदमी नहीं, राहुल गांधी के दादी के आदमी है। मेरी पत्नी कहती है कि मेरे आदमी। अब मैंने कहा राहुल से पूछो कि मैं किसका आदमी हूँ। जब मैं 40 साल पहले पड़ोसी देशों में जाता था और इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी 40-45 साल पहले, तो वो प्रधानमंत्री लोग पड़ोसी देशों के यही समझते थे। और इसमें कोई शक नहीं है कि इंदिरा जी से मेरा बराबर संवाद रहता था, मुझसे सलाह मशवरा करती थी, बात करती थी। हालांकि बच्चा था मैं उनके सामने, कॉलेज में पढ़ाता था, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता था दिल्ली विश्वविद्यालय में। वो बुला के मुझसे पूछती थी कि अफ़गानिस्तान में हम क्या नीति चलाएं, पाकिस्तान में क्या चलाएं, ये समस्या हो रही है, आप क्या सोचते हैं। तो मैंने ये बात कही सबके सामने। क्यों कही कि निंदन तो नीति हुआ यदि स्तुवंत हुआ, डरना नहीं। हमको सुप्रीम कोर्ट से कोई डर नहीं, हमको किसी प्रधानमंत्री से कोई डर नहीं। ईमान की बात हमको कहना। मैंने कही और वो चली। आज सारे देश में जहाँ जाता हूँ लोग अपना मोबाइल फ़ोन लेकर खड़े हो जाते हैं, हमारे साथ एक फ़ोटो खिंचा लें। मंत्री लोग, केंद्रीय मंत्री मिलते हैं, प्रादेशिक मंत्री, मुख्यमंत्री मिलते हैं, वो सर आपके साथ एक फ़ोटो ले लें। मैंने कहा मुझ में क्या है, मैं कोई किसी फिल्म एक्ट्रेस की तरह सुंदर हो क्या, बुढ़ा खोशट आदमी उसके साथ फ़ोटो उतरवाए क्या करोगे आप। लेकिन सत्य की इतनी बड़ी शक्ति होती है। इसलिए आप बच्चों, आपसे कहता हूँ कि आपको अगर ज़ोरदार पत्रकार बनना है, सच्चा पत्रकार बनना है, तो ईमान सत्य को धारण करो। कोई आपको हिला नहीं सकता, कोई आपको भिगा नहीं सकता। और फिर क्या कहा कि निंदन तो नीति निपुण, आपकी निंदा करें तो जो मैंने बताया वो, और स्तवंतु, स्तवंतु क्या मतलब कि आपकी तारीफ़ों के पुल बांधें। जब उनको लगे कि निंदा से नहीं डरता है तो फिर तारीफ़ की एक फिसल पट्टी लगा लो, उस पर पाँव धरेगा और चारों खाने चित फिसल जाएगा। कहेगा अरे आपसे बड़ा विद्वान तो कोई पैदा ही नहीं हुआ पृथ्वी पर, आप सबसे बड़े विद्वान, आपसे बड़ा चरित्रवान कोई हुआ ही नहीं। आपकी कितनी ही तारीफ़ें पहले या आपको लालच दे, तब भी अपना रास्ता छोड़ना नहीं, टिके रहना। निंदन तो नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु। और फिर लक्ष्मी समा विशतु गच्छतु वा यथेष्ट। पैसे, लक्ष्मी मिले या न मिले, रहे या चली जाए, परवाह नहीं करना। ईमान की बात है। लोग कहते हैं वो सेठ मुझे नौकरी से निकाल देगा। अरे नौकरी से निकाल देगा तो क्या हो जाएगा। भगवान ने पेट दिया है, मुंह दिया है, खाने को भी देगा। पंछी किसी के यहाँ काम करते हैं, पशु कहीं काम करते हैं, नौकरी करते हैं, उनका भी पेट भरता है कि नहीं। तो आप तो मनुष्य हैं, हाथ पांव दिए हैं, मस्तिष्क दिया है, जुबान दी है, व्यवस्था हो जाएगी, कमी नहीं रहेगी किसी बात की। तो पैसे चले जाएंगे कि रह जाएंगे, इस डर से झूठ बोले, कोई समझौता करें, ये बिल्कुल अनावश्यक है। हमेशा अपनी बात पर डटे रहना चाहिए, पत्रकार का ये धर्म है। फिर क्या कहा उन्होंने आगे, अद्येव मरणमस्तु युगांतर, कि मौत अभी आए, अभी मेरे सामने बंदूक लिए खड़ा है और कहे मैं गोली मार दूँगा, तुम ये काम करो, ये गलत काम करो, मना कर दो। क्योंकि आप लोग भारत में पैदा हुए हो, सिर्फ भारत एकमात्र ऐसा देश है दुनिया में, और आपका परिवार एक ऐसा परिवार है सारी दुनिया में। अपने देश के जो लोग मुसलमान हैं, जो लोग ईसाई हैं, मैं उनके लिए भी ये बात कह रहा हूँ।
भारत में पैदा होने वाले लोग किसी धर्म के हों, उन सब पर ये बात लागू होती है कि सब पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। जब कोई अनहोनी हो जाती है तो कहते हैं भाई हमारा कोई पूर्व जन्म का कुसंस्कार होगा, कोई पूर्व जन्म के हमारे कुकर्म होंगे कि हम ये फल पा रहे हैं। मेरा कहना यह है कि कभी डरना नहीं चाहिए। अद्येव मरणमस्तु युगांतरे, मृत्यु आए अभी तो आ जाए। जो बात मुझे कहना है उसमें मैं डटा रहूँ। मैं आपको बताऊं कि 12-13 साल की उम्र में पहली बार मुझे जेल हुई। बच्चा था, इंदौर में पैदा हुआ और पंजाब में पटियाला में गिरफ्तार हुआ, जाके आंदोलन हुआ। जेलर साहब 6.25 फुट के थे, बहुत लंबे छोड़े, उनको देख के डर लगता था। आए मेरे पास, उसके पहले कैदी आया। उस कैदी ने कहा कि जेलर साहब बुला रहे हैं। तो मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा जेलर साहब के पास, क्योंकि मुझे गलत गिरफ्तार किया गया है। मैं सत्याग्रह कर रहा था, मैं कोई झूठ का आग्रह थोड़ी कर रहा था, मैं कुछ चोरी थोड़ी कर रहा था, डकैती थोड़ी कर रहा था, हिंदी के लिए सत्याग्रह कर रहा था और मुझे पकड़ के हैं जेल में ले आए। मैं न जेलर को मानता हूँ, न सरकार को मानता हूँ, न मुख्यमंत्री को मानता हूँ। मैं किसी के पास नहीं जाऊँगा। मैं बैठा हूँ, संध्या कर रहा हूँ रोज़ सुबह। अभी आप मुझे छेड़ो मत, डिस्टर्ब मत करो मुझे, जाइए यहाँ से। वो जेलर खुद आ गया मेरे पास और मुझसे कहला, मुझसे पंजाबी भाषा में बोला, समझने लगा था पंजाबी थोड़ी थोड़ी, पटियाला जेल में था। मुझसे कहने लगा, अरे तो अनु हम वो फांसी पे लटकावांगे, फांसी है सामने, फंदा वो देख रहा है, तू फांसी, मुझे बोलता है, उस पर तेरे को लटका दूंगा। तो मैंने जेलर साहब से कहा, मैंने कहा मुझे लटका देंगे? ये तो पहली बार सुन रहा हूँ कि मुझे कोई लटका भी सकता है। इस शरीर को लटका दीजिए, आप ले जाओ उठा, मुझे आप नहीं लटका सकते। मैं आज़ाद मनुष्य हूँ, मैं पूर्ण मनुष्य हूँ, मैं फिर आऊँगा और इसी कोठरी में आपको बंद कर दूँगा, आप लटकाइए। जेलर परेशान हो गया, उसको समझ में ही नहीं आया कि मैं किससे बात कर रहा हूँ, चुपचाप चला गया। मेरा आपसे कहना है कि डरना नहीं करो, ये शरीर जाए तो चला जाए, ईमान की बात हम कहेंगे। अद्येव मरणमस्तु युगांतरे, चाहे मौत हमको 100 साल बाद आए, चाहे अभी आए, जो बात ठीक है हम उस पर डटे रहेंगे। फिर वो क्या कहते हैं, पूरा है, निंदन्तु नीति निपुणा यदि स्तुवन्तु लक्ष्मी समा विशतु गच्छतु वा यथेष्ट। अद्येव मरणमस्तु युगांतरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीरा। जो न्याय का पथ है उससे धीर पुरुष कभी विचलित नहीं होता है। ये बात मैं नेताओं को नहीं कह सकता जो आपको कह रहा हूँ, सिर्फ आपको कह रहा हूँ। नेता मुझसे कहें कि ये मुझसे कहो, मैं उनको कभी नहीं कहूँगा। ये कहूँगा दुकान बंद हो जाएगी। वो सत्य के मार्ग पे चलेंगे, वो निर्भयता के मार्ग पे चलेंगे तो दिवालिया घोषित हो जाएगी, सबकी जमानतें जब्त हो जाएंगी। मैं इसीलिए राजनीति में नहीं गया। मेरे साथ के लड़के जो आंदोलनों में मेरे साथ होते थे, कई मुख्यमंत्री बन गए, केंद्र में कई मंत्री बन गए, नाम नहीं लेता हूँ। जो मेरे कार्यकर्ता थे वो प्रधानमंत्री भी बन गए। मैं कभी पार्षद तक नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि मैं भर्तृहरि के रास्ते पर चलता हूँ। वो जो कुछ बने उससे ज़्यादा मैं बन जाता। वो अब बने हैं, मैं 30 साल पहले बन जाता, लेकिन मैंने अपना एक अलग रास्ता चुन लिया था। आप लोग अगर पत्रकारिता में रहना चाहते हैं, राजनीति करना है, तो जितनी बातें मैंने कही इन सब का उल्लंघन कीजिए। उसके बिना राजनीति में सफल नहीं हो सकता। जब भी मौका है उल्लंघन कीजिए, ढीले ढाले रहिए, जैसा हो जाए वैसा कर लीजिए, लेकिन पत्रकार बने रहना है तो इन बातों पर आप ध्यान दीजिए। आप बहुत शानदार पत्रकार बनेंगे, आपको सदियों तक लोग याद रखेंगे। प्रधानमंत्रियों और राष्ट्रपतियों को पद से हटते ही लोग कूड़ेदान में बिठा देते हैं। अभी आप बच्चों से अगर मैं पूछूं कि भारत के राष्ट्रपतियों के नाम गिनाओ, आप में से एक भी ऐसा नहीं होगा जो सारे राष्ट्रपतियों के नाम मुझे गिना दे। है कोई? किसी को याद है? बोलो हाथ उठा। है यार? प्रधानमंत्रियों को तो शायद गिना दो, एक आध कोई लड़का या लड़की यहाँ निकल जाए जो हाथ उठा के कहेगा कि भारत के सारे प्रधानमंत्रियों के नाम में गिना सकता है? कोई गिना सकता है ना? अरे क्या कर रहे हो आप?
प्रधानमंत्रियों के नाम भी नहीं गिना। तो देखो कूड़ेदान में चले गए ना सब, सबसे ऊंचे पद पे बैठने वाले लोग। अच्छा, लोकसभा के स्पीकरों के नाम गिनाओ, बोलो कितने स्पीकरों के नाम गिना सकते? अच्छा, सबके मत गिनाओ। 16-17 हो गई ना लोकसभा, 4-5 के गिना दो। अच्छा हैं, याद है? 4 स्पीकरों के नाम गिनाओ, किसी को याद है? 4 के याद हैं? किसी को याद? कहाँ गए? कहाँ गए? राष्ट्रपति कहाँ गए? प्रधानमंत्री कहाँ गए हैं? लोकसभा और विधानसभा के स्पीकर कहाँ गए? बंगाल के मुख्यमंत्रियों के नाम गिना दीजिए, आप लोग यहीं पैदा हुए, गिनाइए कहाँ गए? इतिहास के कूड़ेदान में पड़े हुए। लेकिन मैं बोलूँ कि एक सन्यासी था, उसके पहले नाम के 3 अक्षर बोलता हूँ, बाकी के तुम पूरे करो। सब के सब कहेंगे लाओ हम पूरे कर देते हैं। विवेक। बाकी 3 अक्षर कौन से हैं? बोलो, हाथ उठाओ। सबको पता है? मैं एक आदमी के नाम का पहला अक्षर बोलता हूँ, दूसरा आप बताना। आप में सब बता सकते हो। गा। और प्रधानमंत्रियों के नाम बोलूँ, आप बगल वाले लड़के या लड़की से पूछेंगे अच्छा ये भी था क्या? एक बार हम दिल्ली का एक बहुत प्रसिद्ध सभा हाल है, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, उसमें आगे की सीट पर बैठे थे। तो मेरे पास डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंह भी बैठे थे, जो भारत के हाई कमिश्नर रह चुके हैं, संसद के सदस्य रह चुके हैं। उनके पास हमारे फौज के आर्मी चीफ वेद प्रकाश मलिक जी थे, वो बैठे हुए थे। उनके पास वेंकटरमन जी बैठे हुए थे। आप में से कौन जानता है वेंकटरमन जी कौन थे? किसी को पता नहीं? भारत के राष्ट्रपति वेंकटरमन। तीनों बैठे हुए थे। उमा शर्मा जी, जो बहुत अच्छी डांसर हैं, वो स्टेज पे से बोलती हैं, अब मैं माननीय, वो उनको राष्ट्रपति पद से हटे हुए 2-4 महीने हुए थे, तो उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति नहीं कहा कि अब मैं माननीय राष्ट्रपति जी से प्रार्थना करूंगी, वेंकटरमन जी से, कि वो कलाकारों को पुरस्कृत करें, स्टेज पर पधारें। वो उठे, 2 कदम आगे बढ़े, पीछे महिलाएं बैठी हुई थी, तीनों देश की, इन बड़े लोगों की जो मेरे पास बैठी थी, उनकी पत्नियां या उनकी बहनें या जो भी। तो एक महिला दूसरी महिला से पूछती है, बोले ये उमा शर्मा को क्या हो गया है? कह रही कि राष्ट्रपति यहाँ आए और पुरस्कार दें। बोले राष्ट्रपति कब थे? बोले क्या नाम इनका क्या है? और हम सुन रहे हैं, तीनों बैठ गए, सिंघवी साहब, मैं और हमारी फौज के पूर्व सेनापति, वो एक दूसरे से उनकी पत्नियां बात कर रही हैं। कह रही बोली ये राष्ट्रपति थे, कब थे राष्ट्रपति? अभी हटे हुए उनको 2-3 महीने हुए। तो बड़े बड़े पदों के लोगों का इतिहास में कोई महत्व नहीं होता है जब तक कि वो कोई बड़ा काम न करे। इसलिए आपसे मैं ये कहता हूँ कि अपने मन में ये लालच मत रखिए कि आपको प्रधानमंत्री बनना है या राष्ट्रपति बनना है। आप एक महान पत्रकार बनिए, इतिहास के निर्माता बनिए, सच्चाई को उजागर करने वाले बनिए, सदियों तक आपका नाम कायम रहे। और यही विश्वास मुझे आज तक पत्रकारिता में टिकाए हुए है। मैं राजनीति में क्यों नहीं गया? इसीलिए कि भर्तृहरि ने जो कहा है, उनके एक शब्द का मैं अपने जीवन में पालन नहीं कर सकता। राजनीति में रहूँगा तो मुझे साम दाम दंड भेद सब करना पड़ेगा, लेकिन पत्रकारिता में आप बिना ये सब किए हुए आसानी से जी सकते हैं। लेकिन अंत में एक बात कहता हूँ कि आजकल अखबार छोटे मोटे नहीं होते, करोड़ों रुपए, सैकड़ों करोड़ रुपए अखबार और टीवी को निकालने में लगते। इसलिए जब आप लोग संपादक बनेंगे, आप सबको मेरी बड़ी शुभकामनाएं। आगे जाके आप लोग पूरे फुल फ्लेजेड एडिटर बने, संपादक बने, सबके लिए शुभकामना करता हूँ। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कि अपनी सनक को इतना ज़ोर से मत बढ़ाइए कि अखबार ही आपका बंद हो जाए। इतनी सख्त बात मत लिखिए। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलो लेकिन बड़े प्रेम से, तरकीब से बोलो कि आपका अखबार भी जिंदा रहे, आपके मालिक को नुकसान ना हो, आपके अखबार की प्रतिष्ठा भंग नहीं हो।
और कोई ऐसा पेश न पड़ जाए कि सत्य बोलने के चक्कर में आप अपने क्रोध का इजहार करें, क्रोधी होके अनावश्यक बातें करना, आरोप लगाना या अड़ियलपना दिखाना, वो भी अनुचित है। नम्रता होनी चाहिए, लचीलापन होना चाहिए, व्यवहारिकता होनी चाहिए। आप ऐसा जीवन जिए तो आपको महान पत्रकार बनने से कोई रोक नहीं सकता। आप सबको मेरी बहुत शुभकामनाएं। सवाल पूछना हो पूछ सकते हैं आप। पूछो। अपने अपने प्रश्न पूछिए। सर मेरा एक सवाल है हाँ। कि कोई व्यक्ति हमारे घर में आए और हमारे घर के सदस्य को हमारे पीछे रोड पर के जाए, तो हम उस व्यक्ति के घर में जाके अपने मेहमान नवाजी को नहीं करवाएंगे। तो अगर नहीं करवाएंगे तो इसी प्रकार से एक तरफ पाकिस्तान 72 साल से हम बातचीत का डिस्कस कर रहे हैं, वो एक हाथ से हमसे हाथ मिलाता है, दूसरे हाथ से हमें गोली मारता है, हमारे जवानों को मारता है। तो उसके घर में जाकर अपना मेहमान नवाजी करना, उनके वजीर आजम से मिलना, ऐसा नहीं उन शहीदों का अपमान करना, ये क्वेश्चन था। दूसरा इसी से जुड़ा हुआ है कि अगर बातचीत के जरिए ये मसला सुलझाया जा सकता था, अगर इसका बातचीत के जरिए मसला सुलझाया जा सकता तो 72 साल में क्यों नहीं सुलझा लिया गया? अगर नहीं सुलझाएगा तो इसका दूसरा क्या तरीका है कि भारत और पाकिस्तान के मसले को सुलझाया जाए? बैठो, बहुत अच्छा सवाल इन्होंने किया। ये इतना अच्छा सवाल है, ये हर भारतीय के दिमाग में आना चाहिए। आपने जैसा कहा कि वहाँ किसी प्रधानमंत्री से जाके बात करें या फौज के सेनापति से बात करें या किसी आतंकवादी से बात करें, ये क्या हम भारतीयों का अपमान नहीं है? ये प्रश्न है ना। इसका जवाब ये है कि बात तो आपको महापतित आदमी से, घोर पतित आदमी से, घोर दुष्ट आदमी से करना पड़ेगी। पूरा इतिहास इसका साक्षी है। सूर्योदय के समय महाभारत का युद्ध शुरू होता था। सूर्यास्त के बाद क्या होता था? भगवान कृष्ण अर्जुन को लेके जाते थे, युधिष्ठिर को लेके जाते थे और किससे बात करते थे? पृथ्वी का सबसे दुष्ट आदमी कौन? दुर्योधन, उससे बात करते थे। पितृद्रोही, भ्रातृद्रोही, मातृद्रोही, देशद्रोही दुर्योधन, मनुष्यद्रोही दुर्योधन, उससे बात करते हैं। बात का ये महत्व है। अमेरिका रूस को खत्म करना चाहता था शीत युद्ध के दिन। रूस से भी ज़्यादा चीन से उसकी दुश्मनी थी, लेकिन 16 साल तक पोलैंड की राजधानी वारसा में अमेरिका का राज और चीन का राज, चाहे कोई मसला हो या ना हो, रोज़ सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक वहाँ बात भी करते थे और खाना भी खाते थे, 16 साल तक लगातार। अब वो बात करने की भी बड़े दाव पेच होते हैं। बात करने का मतलब झुक जाना नहीं है, बात करने का मतलब समझौता करना नहीं है, बात करने का मतलब रहस्य निकालना भी है। आपकी सरकार हमारे खिलाफ क्या तैयारी कर रही है ये मालूम करना भी है। आप बात ही नहीं करेंगे तो आपको क्या मालूम पड़ेगा? आपका जासूस जाता है वहाँ मामूली लोगों से बात करता है, बात तो वो भी करता है, लेकिन जब आप बात करते हैं, आप जाते हैं प्रधानमंत्री से बात करते हैं पाकिस्तान के या चीन के, जो हमारे खिलाफ हैं, हमारे दुश्मन हैं, वो गुस्से में आके कुछ भी बात बोलते हैं। अरे बोले तुमने क्या रेफेल खरीदा? हमारे पास रेफेल का बाप है, उसको छुपाए रखता है जानकारी। संसद में नहीं बोलेगा, अखबारों को नहीं बोलेगा, टीवी पे नहीं बोलेगा, लेकिन गुस्से में आ जाएगा, आपके सामने बोल देगा, सारा रहस्य खोल देगा। अब आपकी बात मान लें अगर कि बात क्यों करते हो तो कुछ पता ही नहीं चलेगा। लेकिन आपकी एक बात ठीक है, बात करो तो हर बात की सावधानी रखो। अपने देश का कोई रहस्य उन तक जाना नहीं चाहिए। हमारे देश में हम आगे क्या कार्रवाई करने वाले हैं उसका कहीं दूर दूर तक कोई संकेत मिलना नहीं चाहिए। यही हम अपने राजनयिकों को, डिप्लोमेट्स को सिखाते हैं कि बात कैसे करना, बात क्या करना, कौन से मुद्दों को उठाना, कौन से मुद्दों को छुपाना, क्या सावधानी रखना। तो बात बहुत जरूरी है। और जब संबंध खराब हों तब तो और ज़्यादा बात जरूरी है। संबंध अच्छे हों तो चाहे बात करो या मत करो, क्या फ़र्क पड़ता है? अब अपनी माँ से बात करें ना करें, क्या फ़र्क पड़ता है? अपनी पत्नी से बात करें नहीं करें, क्या फ़र्क पड़ता है? संबंध तो अच्छे ही। लेकिन अपने दुश्मन से, अपने प्रतिद्वंदी से
उस चैनल को खोले रखना बहुत जरूरी है, एक तो ये। और दूसरा ये, मेरा तो ये कहना है कि भारत का या किसी भी देश का कोई जो सबसे बड़ा दुश्मन हो, उससे बात का दरवाज़ा जरूर खुला रखिए। और आप देखें कि मैंने ऐसे ऐसे लोगों से बात की है कि जिनके आने से प्रधानमंत्रियों की कुर्सियां हिलने लगती हैं। भारत के दुश्मन वो मेरे पास आते थे। मैं जब नवभारत टाइम्स का संपादक था, पीटीआई का संपादक था, तो जो लोग ये दावा करते थे कि हम इंदिरा गांधी की हत्या कर देंगे, हम राजीव गांधी की हत्या कर देंगे, वो मेरे दफ्तर में आ जाते थे। मैं संपादक था, मैं उनको चाय पिलाता, स्वागत करता, बात करता। कई बार ऐसा हुआ है कि वो एकदम ठंडे हो गए। कई बार ऐसा हुआ है कि वो भारत के मित्र होकर निकले मेरे कमरे से। उदाहरण देता हूँ और रिकॉर्डिंग पे बोल रहा हूँ, सब प्रमाण की बात कह रहा हूँ। लाल डेंगा नाम सुना है आपने? नहीं सुना। आप लोग नौजवान हैं। मिजोरम के प्रधानमंत्री थे लल देगा। लल देगा जी इतने ताकतवर आदमी थे कि वो पाकिस्तान जाते थे तो जनरल अयूब खान, राष्ट्रपति पाकिस्तान को, उनको लेने के लिए बाहर आ गए। जब चीन जाते थे वो जवान थे उस वक्त, माओ से तुंग दुनिया का सबसे बड़ा लीडर उस जमाने, वो उनको छोड़ने बाहर जाया करता। वो लल देगा एक बार मेरे पास आए, वो इतने गुस्से में थे कि मैं ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, मैं भारत के टुकड़े टुकड़े उड़वा दूँगा। राजीव गांधी उन दिनों प्रधानमंत्री थे, वो मुख्यमंत्री थे, उनको राजीव गांधी ने डिसमिस करा दिया। वो सीधे मिजोरम से चल के मेरे दफ्तर में आ गए, एयरपोर्ट से उतरे और मेरे पास आ गए। 2 घंटा वो जहर जितना उनके दिल में था सारा उगल दिया उन्होंने मेरी टेबल। मैंने एक शब्द नहीं बोला, सुनता रहा। जब मुझे खाना खिलाने ले गए वो अशोका होटल, तो वहाँ मैंने उनसे कहा, मैंने कहा राजीव गांधी क्या है? राजीव गांधी प्रधानमंत्री है ना, आपके तो बच्चे की तरह है। आप अपने लड़के से मुकाबला कर रहे हैं, लड़के से भी छोटा है, आप इतने बड़े आदमी हैं। राजीव गांधी बेचारा अभी बना है, 4-6 महीने हुए हैं, उसको क्या समझे? आप उससे इतने नाराज हैं। आप अयूब खान के दोस्त हैं, आप माओ से तुंग के दोस्त हैं। और मिजोरम क्या है? एक म्यूनसिपैलिटी है, छोटा सा, कितना सा राज्य है, उसके आप मुख्यमंत्री हैं। आप तो मेयर भी नहीं हैं। आपको भारत का प्रधानमंत्री होना चाहिए, आप जैसे आदमी को राष्ट्रपति होना चाहिए। कितना अनुभव है आपको? मैं देखा कि हम खाना खा रहे थे तब ये बात हुई। उसके बाद ऐसा लगा कि जैसे उन पर घड़ों पानी गिर गया, वो एकदम जैसे हवा निकल जाती ना फुग्गारे की, ऐसे हवा निकल गई। और वो फिर कहने लगे, तो आपकी क्या राय है, मुझे क्या करना चाहिए? पहले तो मेरे पास आए थे धमकी देने के लिए, और फिर मुझसे कहते हैं आपकी क्या राय है? मैंने कहा लाल देगा जी, अब मिजोरम से पिट छोड़ाइए। आप इतने महान नेता हैं, दिल्ली में रहिए, यहाँ काम कीजिए। इतने आतंकवादी हमको तंग कर रहे हैं। उन दिनों सिख आतंकवाद बहुत चल रहा था, तो मैंने कहा उनको जाके समझाइएगा कि आप जैसे बड़े आदमी आतंकवाद से थक गए और आके मिजोरम में चुनाव लड़के मुख्यमंत्री बन गए, उनको समझाइए। बोले अच्छा, उससे क्या होगा? मैंने कहा उससे सारे भारत में आपकी छवि चमकेगी कि आप कितने महान व्यक्ति हैं। आपकी तुलना लोग वाल्मीकि ऋषि से करेंगे, आपकी तुलना अंगुलीमाल से करेंगे कि जो सबकी हत्या करता था वो भगवान बुद्ध का शिष्य बन गया, ऋषि बन गया, वाल्मीकि ऋषि बन गए। बोले अच्छा, वो क्या कथा है हमको बताइए। हमने बताई, वाल्मीकि की कथा बताई, अंगुलीमाल की कथा बताई। वो सारा मिजोरम छोड़ छाड़ के दिल्ली के मिजोरम हाउस के अंदर रहने लगे। और उनको फिर सुशील जैन मुनि जो थे, सुशील जी, उनके साथ मैंने पंजाब भिजवाया। तो पंजाब के जो आतंकवादी थे उनको बैठ के लाल डेंगा जी ने समझाया कि देखो मेरे अनुभव से सीखो। और लाल डेंगा के मन में एक विश्वास जागृत हो गया कि भारतीय लोकतंत्र में उनको वो जो बगावत की आवाज़ थी उसको चुप करना चाहिए और देश में मिल के इस बड़ी धारा के साथ काम करना चाहिए। ऐसे एक नहीं कई उदाहरण हैं, मैं आपका समय नहीं लेना चाहता। मेरे से जिन लोगों का संपर्क हुआ है, पेशावर में जब पहली बार गया 1983 में, तो एक अफ़गानिस्तान के प्रधानमंत्री चुने गए, अभी जिंदा है। उनका नाम है क्या नाम, हिजबुल मुजाहिदीन के जो चीफ थे, हिकमत यार, इंजीनियर गुलबुद्दीन हिकमत यार। मैं जैसे ही मिलने गया तो उन्होंने कहा, फ़ोन किया मैंने, तो उनके सेक्रेटरी ने कहा कि वो किसी काफिर का दीदार नहीं करना चाहते।
किसी काफिर को देखना उनको पसंद नहीं है, काफिर को देखते और मारना चाहते हैं उसको। आप हिंदू हैं, आप काफिर हैं, आपसे वो नहीं मिलेंगे। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरे दिन पेशावर के अखबारों ने मेरा इंटरव्यू छापा और उसमें लिखा कि मैं अफ़गानिस्तान में पढ़ा हूँ, पठानों का बहुत दोस्त हूँ, पठान लोग सारे मुझे जानते हैं, बादशाह ज़ाहिर शाह मुझे जानते हैं, प्रधानमंत्री सरदार दाऊद मुझे जानते हैं। उन दिनों प्रधानमंत्री बबरक कारमाल थे, उनके बारे में मेरा संस्मरण छपा कि बसों में मेरे साथ वो घूमते थे, बबरक कारमाल, जब संसद सदस्य थे, अब प्रधानमंत्री थे। तो दूसरे दिन एक अखबार के मालिक ने उनको फ़ोन किया कि भाई डॉक्टर वैदिक को लेके मैं जंगल में आ रहा हूँ जहाँ आपका शिविर है। तो उनको वो कुछ बोले क्योंकि पश्तो अखबार अभी भी चल रहा है, उसमें उनके फ़ोटो और खबर छपते थे, तो उनको काफ़ी उससे मौका मिलता था। वो मुझे ले गए, बुजुर्ग हैं, अभी जिंदा हैं, 95 साल के। वो हिकमत यार ने जैसे मुझे देखा, अरे फारसी में उससे कहने लगी कि अरे वैदिक साहब, आपका कमरा तो काबुल यूनिवर्सिटी में मेरे कमरे के पास में था और आपकी तकरीर सुनी, आपके भाषण सुने मैंने वहाँ पर। मुझे इन्होंने कहा कि हिंदू जर्नलिस्ट आया है, वो इंटरव्यू करना चाहता है। तो मैंने मेरे पीए से बोल दिया कि उसको बोलो कि मैं काफिरों से बात नहीं करता। उससे बात हुई मेरी और वो खुलेआम उसके बयान छपते थे अखबार में कि मैं इंदिरा गांधी को मारूंगा। उसको मैंने बताया कि आपकी माँ की तरह है इंदिरा गांधी, कितनी महान महिला है। हालांकि मैं जिस परिवार में हूँ वो इंदिरा गांधी का विरोधी था, मेरे पिताजी जनसंघी थे, इंदिरा गांधी का हम बहुत विरोध करते थे, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री की बात थी, पार्टी का कोई मतलब नहीं उस वक्त। मैंने उसको समझाया, वो बहुत नरम पड़ा। जब मैं 1984 में फिर गया इंदिरा जी की मृत्यु के बाद, तो राजीव गांधी के खिलाफ है मेरे, फिर मेरी उससे बात हुई, एकदम चुप हो गया। मैंने कहा आप इतने बड़े खान साहब हो, इतने बड़े पठान हो और ये ज़ियाउल हक की गुलामी कर रहे हो। उसका दिमाग ने ऐसा पलटा खाया कि भारत के खिलाफ एक शब्द भी बोलना उसने बंद कर दिया। मेरा ये कहना है कि बात का असर लात से ज़्यादा होता है, लेकिन जब मैं अभी सरकार में नहीं हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? आप बताओ, आप सरकार में नहीं हो, आप क्या कर सकते हैं? बात ही कर सकते हैं। एक ज़ुबान है आपके पास, उसी को हिला सकते हैं। और क्या है? आपके पास बंदूक है, तोप है, मिसाइल है, वो तो आप नहीं चला सकते। लेकिन अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं बात भी चलाता और लात भी चलाता। पहले बात करने की कोशिश करता और बात नहीं सुनता तो लात ऐसी मजबूत रखता मैं, वज्र की तरह। आपको उसका भी एक उदाहरण देता हूँ। जब 1999 में हमारा प्लेन हाईजैक हुआ, मैं उस दिन लंदन में था। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने मुझे संयुक्त राष्ट्र संघ में भेज रखा था। यूनाइटेड नेशंस में मेरा भाषण हुआ न्यूयॉर्क में, और उसके 2-3 दिन बाद में लंदन आ गया। लंदन से मेरी अटल जी से बात हुई शायद 24 दिसंबर की रात या 25 दिसंबर की रात होगी। अटल जी ने मुझसे कहा कि हमारा प्लेन हाईजैक हो गया है। मैं तो एकदम, मेरा खून एकदम खोलने लगा। उनका हमारा इंडियन प्लेन हाईजैक हो गया और उसको कंधार में ले गए। मैं नीचे उतरा तो मैंने एम्बेसी से बैठा था अपने हाई कमीशन में लंदन में, ऑल्डविच, वहाँ से फ़ोन किया तो ये बात हुई। नीचे आके मैंने टीवी पे देखा कि ये सब। उसके बाद अटल जी का मुझे फ़ोन आया कि आप तुरंत भारत आइए, अफ़गानिस्तान का मामला है, आप सबको जानते हैं, अफ़गानिस्तान में अपने प्लेन को बचाना है। मैं भारत आया और मैंने अटल जी को अपने सारे टेलीफोन नंबर दिए। मैंने कहा ये नंबर है, आप इन पर फ़ोन कीजिए। और जनरल मुशर्रफ उस वक्त पावर में थे। मैंने कहा उनका डायरेक्ट नंबर मेरे पास है। बोले क्या करें? मैंने कहा जनरल मुशर्रफ को आप बोलिए, आप न बोलें तो आपका सेक्रेटरी बोले। जनरल मुशर्रफ से बोलिए कि हमारे प्लेन को कंधार में अगर बाल भी बांका हो गया है तो हम पता नहीं क्या उड़ा देंगे। ये न बोलें कि हम लाहौर को उड़ा देंगे या कराची को उड़ा देंगे, हम पता नहीं क्या करेंगे, ये बोल देते। खैर उन्होंने बोला नहीं, जिम्मेदारी मुझ पर आई। मुझसे जनरल मुशर्रफ मुझे जानते थे, लेकिन उन्होंने मुझसे बात नहीं की फ़ोन। अभी 15 दिन पहले जनरल मुशर्रफ ने मुझसे कहा कि मुझे याद है आपने मुझे फ़ोन किया था और मेरे एडीसी ने आपसे बात की थी और एडीसी ने मुझे बताया था कि आपने ये कहा था कि अगर कंधार में हमारा आपका प्लेन गड़बड़ हो गया, कुछ भी हो गया, एक आदमी मारा गया तो उसके परिणाम बहुत बुरे होंगे। उनका आपको याद है ये बात? अभी तक 19 साल हो गए इस बात। मुझे बिल्कुल याद है। मैंने कहा जबकि मैं कोई प्रधानमंत्री नहीं, मैं कोई रक्षा मंत्री नहीं था, लेकिन एक नागरिक के नाते मैंने सोचा कि एक पासा है, फेंक के तो देखें। उसने काम किया।
प्लेन हमारा बच गया। कंधार के जो पीर थे, पीर गैलानी, उनकी लड़की का नाम है फातिमा। फातिमा ने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा अफ़गानिस्तान, हार गई, लेकिन मेरी वो छोटी बहन की तरह है, दोस्त है वो। जब भी लंदन में रहती है, लंदन जाता हूँ तो वो कहती है भाई साहब आप टैक्सी मत कीजिए, जब तक मैं लंदन में हूँ आप टैक्सी किस लिए करते हैं। वो मेरी ड्राइवरी करती है, बोले मैं आपकी ड्राइवर हूँ। फातिमा को मैंने कहा कि अपने पापा से, गैलानी जी से कहिए पीर साहब से कि हमारा प्लेन वहाँ ऐसे फंस गया है, किसी की हानि नहीं होनी चाहिए। फातिमा ने कहा भाई साहब मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपको बहन की तरह वचन दूँ। जसवंत सिंह को यहाँ से भेजा गया। हाँ, मैं दिल्ली आ गया, अटल जी ने मुझसे कहा कि दोपहर तक आप तैयार रहिए, प्लेन तैयार है एयरफोर्स का, उसमें अगर जसवंत सिंह फेल हो गए तो आपको जाना होगा। मैंने कहा अटल जी मैं तैयार हूँ, मैंने सूटकेस बांध के रखा। 2:30 बजे जसवंत सिंह जी का फ़ोन आया कंधार से कि मामला सुलझ गया। तो आप ये देखिए कि बातचीत का कितना असर होता है, लेकिन बात के साथ लात भी चलना चाहिए। अगर लात तैयार नहीं है तो आपकी बात का कोई असर नहीं होगा। लेकिन जिसके पास लात है ही, मेरे पास कोई मिसाइल नहीं, मेरे पास कोई हथियार नहीं, मेरे पास कुछ नहीं, मैं तो बात ही कर सकता हूँ। बात के ज़रिए मामलों को सुलझाना सबसे बड़ी कूटनीति है, सबसे बड़ी राजनीति है। इसलिए जो लोग बात करने पर एतराज़ करते हैं, मुझे उनकी अकल पे तरस आता है कि या तो नासमझ है, नादान है, या मूर्ख है, या ज़रूरत से ज़्यादा चालाक है। अपना मतलब गांठने के लिए वो दूसरे की टांग खिंचाई करना चाहते हैं। क्यों हमारा प्रधानमंत्री काबुल गया था यात्रा करने, क्यों लाहौर चला गया शादी में, नवाज शरीफ में क्यों चला गया? बात करने के लिए चला गया। क्यों सुषमा स्वराज को भेजा और 4 दिन बाद पठानकोट हो गया? बात के बिना क्या हो सकता है? स्टालिन, रूजवेल्ट और चर्चिल, जिन्होंने एक दूसरे के लाखों लोगों को मार दिया द्वितीय महायुद्ध में, वो बैठ के बात करते थे कि बात के बिना तो कोई काम चल ही नहीं सकता। तो जो बात से सुलझ सकती है उसको लात से क्यों सुलझाए? कोई और सवाल? सवाल एक साथ ही ले लेते हैं, समय बचेगा। छोटे छोटे जवाब दूंगा। जी। आपने सवाल ऐसा पूछ लिया था कि इतना लंबा जी जवाब। पूछिए, सवाल पूछिए। हाँ, नाम बताओ पहले। सर, मेरा नाम महिमा तिवारी है। मैं स्नातक द्वितीय वर्ष की छात्रा हूँ। सर, पहले तो आपका आभार कि आपने हम सबके लिए अपना वक्त निकाला। मेरा सवाल सर, एक बस जिज्ञासा उत्पन्न होती है सर कि हिंदी भाषा को आज तक ये राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रभाषा क्यों नहीं घोषित कर पाया गया है? ये सरकारी मतलब पॉलिटिकल क्या कारण है? और आप क्योंकि आप पीटीआई से जुड़े हुए हैं सर, इसलिए ये जिज्ञासा अभी उत्पन्न हुई, क्योंकि आप और गहराई से इस चीज़ को हमें समझा पाएंगे। तो सर कुछ हिंट्स में हमें पता चलता है कि ये कारण है, वो कारण है। लेकिन सर असल मुद्दा क्या है कि हिंदी आज भी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं घोषित। राष्ट्रभाषा, ठीक है। और कोई सवाल पूछिए, नाम बताइए। क्या नाम क्या बेटे तुम? मधुमिता सर। हैं? मधुमिता। मनमिता। मधुमिता। ओ मधुमिता, बहुत अच्छा नाम। सर प्रश्न तो नहीं कह सकती सर, जानना चाहिए कि जिज्ञासा है। आपने अपने व्याख्यान के प्रारंभ में कहा कि लोकतंत्र को जिंदा रखने की जिम्मेदारी पत्रकार को जाता है। सर मेरा प्रश्न जिज्ञासा यह है कि अगर लोकतंत्र को जिंदा रखने की जिम्मेदारी पत्रकार पर है और यह एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसके बावजूद जब कोई एक व्यक्ति पत्रकार बनता है तो सर जैसे कि पत्रकार की बहुत बड़ी विशेषता है कि उसे निरपेक्ष रहना है और उसे अपने वैल्यूज़ को आगे लेकर जाना है और मूल्यों को कहीं भी किसी भी दौर में भूलना नहीं है। तो क्या वजह होता है सर कि धीरे धीरे क्या कहें कि जब वो एक बार अचानक प्रसिद्ध हो जाता है तो कहाँ ये निरपेक्षता कहाँ खो जाता है, या उसके ये पत्रकारिता की जो वैल्यूज़ है कहाँ अचानक गायब हो जाता है? सर और एक चीज़ मुझे बहुत परेशान करता है, कई पत्रकारों को सुनते हुए बोलते अच्छा है, लिखते अच्छा है, लेकिन इसके बावजूद वो मूल्य जो उनमें होनी चाहिए इस लोकतंत्र की कहाँ जीवन गायब व्यवहार में वो चीज़ क्या नहीं है। बैठो बैठो। बहुत अच्छा। मैं और अभी इन दो को एक जैसे सवाल में देता हूँ। देखो मुझे सबसे पहली खुशी तो ये है, और ये कॉम्प्लीमेंट आपके लिए है, आपके लिए है कि इतने अच्छे विद्यार्थी हैं। दोनों बच्चियों ने जो सवाल पूछे हैं, कितनी उनमें परिपक्वता है, इनकी बातचीत में, इनके शब्द चयन में, इनकी अभिव्यक्ति में, इनकी शैली में कितनी परिपक्वता है। आप लोग महान पत्रकार बनोगे, ऐसी मेरी शुभकामना है। आपके अध्यापक इतने योग्य हैं कि इतने अच्छे बच्चे हैं, प्रश्न कितने बढ़िया ढंग से पूछे हैं इन्होंने। बेटे तुम्हारा प्रश्न थोड़ा फिर बताओ, क्या पूछा? सर मैंने पूछा कि क्या आपके कारण है? हाँ बैठो बैठो बैठो, मैं समझ गया। इन्होंने पूछा कि हिंदी अभी तक राष्ट्रभाषा क्यों नहीं बनी।
इसके 2-3 बहुत संक्षेप में बोलूँगा मूल कारण क्या है। इसका सबसे पहला कारण तो ये है कि हमारे देश में जो आज़ाद होने के तुरंत बाद नेता बने वो अपनी सांस्कृतिक गुलामी से मुक्त नहीं हुए थे। जैसे जवाहरलाल नेहरू, वो लंदन में पढ़े थे और नेता तो वो काफ़ी ज़ोरदार थे देश के, लेकिन विद्यार्थी कैसे थे, उनका जीवन चरित्र पढ़िए, हमेशा फेल होते थे। मोतीलाल नेहरू इतने तंग हो जाते थे, कई बार कहते थे भाई इसको वापस बुलाएं लड़के। जब यहाँ आके वकालत करने लगे तो इलाहाबाद की कोर्ट में भी फेल हो गए। लेकिन उनके दिमाग में नेता अच्छे थे, सार्वजनिक काम बढ़िया करते थे और उनको समझ गहरी थी। बाद में उन्होंने जिस तरह के ग्रंथ लिखे आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं। लेकिन नेहरू के दिमाग में अंग्रेज की श्रेष्ठता का भाव अंत तक बना रहा, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है इस देश में अंग्रेजी के टिकाए रखने का। दूसरा, जो राष्ट्रवादी लोग थे जैसे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जनसंघ, भाजपा, हिंदू महासभा, इनके नेताओं की जिम्मेदारी थी कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए। ये लोग नारा देते थे हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, लेकिन इनके दिमाग पर भी गुलामी सवार थी। ये लोग बच निकलने का नारा देते थे। देश में हिंदी लाने की ज़रूरत नहीं है, पहले ज़रूरत है अंग्रेजी को हटाने की। अंग्रेजी अगर हटेगी तो हिंदी अपने आप आ जाएगी और हिंदी के साथ दूसरी भाषाएं भी आ जाएगी। ये लोग जो हिंदी हिंदी करते हैं, इस नारे ने हिंदी के साथ दुश्मनी की और भाषाओं के लोग हमारे विरुद्ध हो जाते हैं। बंगाली हमारे विरुद्ध, तमिल हमारे विरुद्ध, मलयाली हमारे विरुद्ध, मराठी हमारे विरुद्ध। हिंदी हिंदी किस लिए करते? आप बोलो अंग्रेजी हटाओ। अंग्रेजी अगर हटेगी तो सारे देश को जोड़ेगी कौन भाषा? हिंदी अपने आप आएगी, बिना कहे आएगी। जो बिन मांगे आपको मिल रहा है उसके लिए मांग मांग के आप उसका अवमूल्यन कर रहे हैं। दूसरा कारण यह है। तीसरा कारण यह है कि हमारे नेता, आज के जो नेता हैं, उनमें से ज़्यादातर, मैं किसी एक पार्टी के नेता के बारे में नहीं कह रहा, ज़्यादातर अनपढ़ शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। अनपढ़ नहीं है, आपके मेरी तरह सबके पास डिग्रियाँ हैं। कोई BA है, कोई MA है, किसी ने मैट्रिक भी की है कि नहीं मालूम, बोलने से तो लगता नहीं कि मैट्रिक भी पास है, लेकिन मान लो कि मैट्रिक तो पास की ही होगी। तो ऐसे हैं हमारे नेता, अधपढ़ नेता हैं, बेपढ़े लिखे, या जिनको चालू भाषा में गंवार कहते हैं। मैं गंवार शब्द प्रयोग नहीं करता हूँ, ये गंवार है। हमारे देश की बड़ी बड़ी पार्टियों के जो सबसे बड़े नेता हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। उनको समझ नहीं भाषा समस्या क्या है, किसानों की समस्या क्या है, विदेश नीति क्या है, उनको क्या समझ? वो तो नौकरशाहों के नौकर हैं। हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो काफ़ी पढ़े लिखे, वो उनकी नौकरियां करते हैं नेता लोग। नेता को तो नोट से और वोट से मतलब है, वो मिलना चाहिए उसको। वो ब्यूरोक्रेट उनको दिलवा देते हैं, उनकी सेवा करते हैं। देश में चौथी बात जो कहना चाहता हूँ वो ये कि समाज सुधार के आंदोलन ठप हो गए हैं। देश में आज एक भी संस्था ऐसी नहीं है गैर राजनीतिक कि जिसका विशाल समर्थन है। देश में एक भी नेता ऐसा नहीं है, नेता है ही नहीं। ये बाकी सारे व्यापारी हैं। व्यापारी तो बेचारा अपना पैसा लगा के, मेहनत लगा के, ईमानदारी से जैसे तैसे पैसा कमाता है, व्यापार को बढ़ाता है। ये बिना पूंजी लगाए व्यापार करने वाले लोग हैं नेता लोग। देश में कोई संस्था ही नहीं बची। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं, आर्य समाज नहीं, सर्वोदय वाले नहीं, रामकृष्ण मिशन ऐसे मुद्दों को उठाता नहीं। कोई संस्था इन मुद्दों को उठाती नहीं है भाषा के सवाल। इसलिए हम झींक रहे हैं। दुनिया का कोई राष्ट्र, मैं दुनिया के 80-90 राष्ट्रों में गया हूँ, वहाँ रहता रहा हूँ, कई विश्वविद्यालयों में मैंने पढ़ाया है और मैं खुद इतनी भाषाएं जानता हूँ। आपको एक मूल तथ्य बोलता हूँ कि आज तक मैंने दुनिया का कोई महान राष्ट्र नहीं देखा, कोई महाशक्ति नहीं देखी कि जहाँ विदेशी भाषा में पढ़ाई होती, जहाँ विदेशी भाषा में अदालत की बहस होती, जहाँ विदेशी भाषा में संसद की बहस होती, जहाँ विदेशी भाषा में अनुसंधान होता हो, रिसर्च होता हो, PhD की डिग्री विदेशी भाषा के माध्यम से होती है। यहाँ तो सारा काम विदेशी भाषा के माध्यम से होता है। चपरासी की नौकरी भी हो तो उसमें अंग्रेजी में सवाल पूछते हैं। इस देश को डुबोने का 70 साल में अभी तक हम दुमछल्ला बने हुए हैं कई देशों के, उसका कारण अंग्रेजी है।
अंग्रेज़ी के कारण संपर्क बढ़ता है, इसमें कोई शक नहीं। उसके लिए अंग्रेज़ी का इस्तेमाल करो, खूब करो, बहुत बढ़िया करो, अंग्रेज़ों से बढ़िया करो, ये मैं चाहता हूँ। व्यापार बढ़ाना है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ाना है, अंग्रेज़ी का इस्तेमाल करो। लेकिन अगर आप लोग चीनी भाषा जानते होते, इतने से विद्यार्थी चीनी भाषा जानते होते, तो आज चीन के साथ हमारा व्यापार 60-70 बिलियन डॉलर का होता सिर्फ। जापान जरा सा देश है, हमारे एक प्रांत से भी छोटा है, उसका 500 बिलियन डॉलर का व्यापार है चीन के साथ, हमारा 60-70 बिलियन डॉलर का। हमारा कम से कम 1000 बिलियन डॉलर का व्यापार होता अगर इतने बच्चे चीनी जानते। लेकिन आप में से एक भी बच्चा चीनी नहीं जानता। पूरे प्रेसिडेंसी कॉलेज के यूनिवर्सिटी में समझता हूँ 5 लड़के भी नहीं होंगे ऐसे कि जो चीनी भाषा जानते हैं। जबकि चीनी भाषा जानने वाले लोग रविन्द्रनाथ जी टैगोर के साथ यहाँ आके पढ़ते थे, चीनी भाषा के आचार्य थे यहाँ कलकत्ता। एक बच्चा चीनी नहीं जानता है, बड़े बड़े विश्वविद्यालय। हमारे व्यापारी वहाँ जाते हैं, 10-10 हज़ार रुपये रोज़ तर्जुमान को, अनुवादक को, ट्रांसलेटर को देते हैं। और ट्रांसलेटर हमारे हित की बात कम बताता है, चीनियों के हित की बात ज़्यादा बताता है। हमारे व्यापारी ठगे जाते, बताते ही नहीं है रहस्य की बात, और वो सौदा कर लेते हैं, करोड़ों रुपए घाटे में उतर जाते हैं। तो अगर विदेशी व्यापार भी करना है तो हमें उन देशों की भाषाएं जानना होगी। अगर हमको कूटनीति चलाना है तो हमारे राजदूतों को जिन देशों में नियुक्त होते हैं उन देशों की भाषा जानना होगी। लेकिन हम वो कुछ नहीं सिखाते। हम हर रोग के लिए कहते हैं ना, जो गांव का वैद्य होता है बेपढ़ा लिखा, कि कोई भी रोग हो उनके जमाल घोटा दे, बोले जो मरीज आए उसको पहले 10 लगा दो, पेट साफ करा दो उसका, बीमारी भी साफ हो जाएगी। तो अपने यहाँ ये हाल कि जो भी हो विदेश जिसको जाना उसको अंग्रेज़ी सिखा दो। अरे भैया, अंग्रेज़ी में कहीं कुछ काम नहीं होता है। फ्रांस में आप जाइए, पेरिस से ज़रा बाहर चले जाइए, आप चाय के लिए तरस जाएँ, आपको चाय चाहिए, कोई चाय नहीं पिलाएगा। कनाडा जब मैं गया पहली बार, वहाँ मैकगिल यूनिवर्सिटी मेरा भाषण था मॉन्ट्रियल में, तो मेरे साथ एक लड़का पढ़ता था, अभी नाम भूल रहा हूँ उसका। उससे कहने लगा चलो कॉफ़ी पिए। तो उन दिनों मैं 23-24 साल का था शायद, तो ब्रह्मचर्य काल था, मैं कॉफ़ी, कोका कोला ऐसा कुछ नहीं पीता। तो मुझसे कहने लगा नहीं आज तो पीना पड़ेगी। मैंने कहा अच्छा भाई चलो। तो मैंने कहा ये पैसे दे, उसके बजाय मैं देता हूँ। मैंने जेब में हाथ डाला और कॉफ़ी वाली लेडी को मैंने कहा वुड यू प्लीज सर्व अ कप ऑफ कॉफ़ी टू बोथ ऑफ अस। मेरी तरफ यूँ देखने लगी। मैंने कहा ये रंग गोरा है इसका, कैनेडियन लग रही है और ये अंग्रेजी नहीं समझती है। यूँ देखने लगी मेरी तरफ। तो मुझसे वो मेरा साथी बोलता है कान में धीरे से, बोले प्लीज़ डोंट स्पीक टू हर इन इंग्लिश, शी विल किक अस आउट। बोले हमको लात मार के बाहर कर देगी। मैंने कहा क्या हमला क्या है, मुझे पता नहीं था कुछ। मुझे ये भी नहीं मालूम था कि मॉन्ट्रियल में लोग फ्रेंच बोलते हैं, अंग्रेज़ी नहीं बोलते। उन दिनों बहुत झंझट चल रहा था, आंदोलन चल रहे थे। तो उसने तुरंत फ्रेंच में बोला, तो उसने आराम से कॉफ़ी दे दी। उसने फ्रेंच में बात की और मेरे बारे में बताया कि ये हिंदुस्तान का बहुत फेमस लड़का है, पार्लियामेंट में इसके बारे में बहुत, मेरा जो पीएचडी का थीसिस था ना उसको बहुत झंझट हुआ था। पार्लियामेंट में इतना हंगामा होता था कि पार्लियामेंट बंद हो जाती थी। सारी दुनिया के अखबारों में मेरा नाम और फोटो छपा करते थे उन्हें। तो बोले ये वही लड़का है जिसके बारे में यहाँ अखबारों में छपता है। तो उसने हमसे कॉफ़ी के पैसे नहीं लिए और कहने लगे आपको कुछ सैंडविच सर्व करूँ, कुछ और सर्व करूँ। तो आप ये देखिए भाषा का कितना चमत्कार होता है। इसलिए मेरा ये कहना है कि भारत में एक बड़ी क्रांति की ज़रूरत है। अब आप लोगों से एक बस प्रार्थना करता हूँ, आप में से कोई बच्चा ऐसा है, कोई छात्र या छात्रा ऐसी हैं जो बैंक में या कानूनी दस्तावेज पर अपना दस्तखत अंग्रेजी में करता? सब अंग्रेजी में करते, अंग्रेजी में करते। कोई ऐसा है कि जो हिंदी में भी करता है? नहीं नहीं, वो छात्र थोड़ी है। हमेशा हिंदी में, बहुत सिर्फ एक। मैं आपसे पूछता हूँ, देखिए मैं इतने देशों में गया हूँ, मेरे पास इतने सारे पासपोर्ट हैं, मेरे एक पासपोर्ट पे भी मेरा अंग्रेज़ी में दस्तखत नहीं है, सब पे दस्तखत हिंदी में है। दुनिया के दर्जनों देशों में जहाँ मुझे लंबे समय रहना पड़ता रहा, महीने, 2 महीने, 4 महीने या साल, 2 साल, वहाँ बैंकों में खाते खोलना पड़ते हैं। सब तो सारे महाद्वीपों, पूरी दुनिया, मैंने हमेशा बैंकों में अंग्रेज़ी में दस्तखत की। आज तक मुझे कहीं किसी ने कोई आपत्ति नहीं की। सिर्फ वाशिंगटन डीसी में जब खाता खोला तो बैंक की मैनेजर एक लेडी थी, ब्लैक,
निगरो, तो दौड़ के आई मेरे पास। उसको बैंक के बाबू ने, क्लर्क ने दिखाया होगा जाके कि ये क्या कर दिया इसमें। तो वो आई मेरे पास, मुझे लगा कि आज मेरा यहाँ खाता खुलेगा नहीं और ये मुझे निकाल बाहर करेगी। मुझसे बोलती है, मैं आई आस्क यू अ क्वेश्चन, प्लीज़ गो अहेड। बोलती है, व्हाट लैंग्वेज इज़ दिस, इज़ इट ए हिंदू लैंग्वेज? मैंने कहा नो, इट हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद द हिंदूज और हिंदू धर्म और हिंदू रिलीजन। व्हाट लैंग्वेज इज़ दिस? मैंने कहा दिस इज़ द हिंदी लैंग्वेज, दिस इज़ द लैंग्वेज ऑफ इंडिया, दैट्स व्हाई वी कॉल इट हिंदी। मैंने कहा डू यू हैव एनी ऑब्जेक्शन? नो 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 ऑब्जेक्शन, आई जस्ट वांटेड टू इंक्वायर व्हाट लैंग्वेज इज दिस, बिकॉज आई हैव नेवर सीन एनी लैंग्वेज ऑफ दिस काइंड इन दिस बैंक, दो वी हैव हंड्रेड्स ऑफ इंडियंस एज आवर मेंबर्स ऑफ दिस बैंक। यू आर द फर्स्ट वन टू साइन इन दिस हिंदू लैंग्वेज। मैंने कहा दिस इज़ नॉट हिंदू लैंग्वेज, दिस इज़ हिंदी लैंग्वेज। इसके अलावा आज तक सारी दुनिया में एक बार भी किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। इसलिए आपसे ये कहता हूँ, दुनिया की कोई ताकत आपको हिंदी में या अपनी भाषा में, जब मैं हिंदी कहता हूँ तो मैं अपनी भाषा कहता हूँ, हिंदी कहता हूँ तो उर्दू कहता हूँ, हिंदी कहता हूँ तो बंगला कहता हूँ, हिंदी कहता हूँ तो तमिल कहता हूँ, हिंदी कहता हूँ तो देश की सारी भाषाएं कहता हूँ, उसमें दस्तखत करो। कोई बहुत आपत्ति करे तो नीचे अंग्रेजी मतलब रोमन, अंग्रेजी भी नहीं, अंग्रेजी की अम्मा रोमन, उसमें दस्तखत कर दीजिए। दस्तखत मत कीजिए, लिख दीजिए कैपिटल लेटर से। किसी को मानो समझ में नहीं आया, उर्दू में, अरबी में, फारसी में करें, किसी को समझ नहीं आया तो नीचे कैपिटल में लिख दीजिए रोमन। लेकिन दस्तखत हमेशा अपनी भाषा में, अपनी भाषा में दस्तखत करेंगे, वो आपकी पहचान है। आपने अपनी पहचान नकली बना रखी। बैंक में आपके लाख रुपए पड़े हों, आप जाएं और कहें कि मैं फला फला हूँ, मुझे 100 रुपये दे दीजिए। वो बाबू जानता है कि आप फला फला हैं, तो आपको 100 रुपये भी नहीं देगा, कहेगा चेक। अरे आप कहेंगे चेक को भूला है। आप घर जाएंगे, चेक पे दस्तखत करेंगे, अपने चपरासी को दे देंगे, अपने नौकर को दे देंगे, वो जाएगा, वो लड़की चेक देखेगी, फट से मशीन में लगाएगी, 1 लाख रुपये देंगे। आप गए तो 100 रुपये देने को तैयार नहीं, आपका दस्तखत गया तो 1 लाख दे दिए। आप बढ़ेंगे, आपका दस्तखत बढ़ा। अरे जो आपसे भी बड़ी चीज़ है, जो आपकी चीज़ है, वो आपने फर्जी बना रखी है, नकली बना रखी है, उसको असली बनाए। तो इतना कह के मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। कोई प्रश्न तो और नहीं? जरूर। 4 बज रहा है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा पूछ लो। हाँ तुमने कुछ पूछा क्या बेटे, क्या पूछा? हाँ, इन्होंने ये पूछा कि पत्रकार कई बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जब बड़े नामी गिरामी हो जाते हैं, तनख्वाहें उनकी लाखों रुपये महीना हो जाती हैं, तो वो फिर नरम क्यों पड़ जाते हैं, वो फिसल क्यों जाते हैं? तो बेटे तुमने अपने प्रश्न में ही जवाब दे दिया। जब तनख्वाहें इतनी मोटी मिलेंगी तो फिर नैतिकता पतली हो जाएगी। यही होता है। लोभ, लालच और डर। आपातकाल में लोग इतने डर गए थे, तुम लोग तो बच्चे रहे होंगे सब, कई लोग पैदा भी नहीं हुए होंगे, तो उस समय में नवभारत टाइम्स में, हाँ पूछना, इतने डर जाते थे लोग कि डर के मारे इंदिरा गांधी की तारीफ में फैलते थे। मैं नवभारत टाइम्स में था, मैंने हमारे प्रधान संपादक जी को पहले ही दिन कहा जाकर, मैं उनकी बहुत इज्जत करता था, बड़े आदमी थे, इंदिरा जी के वो समकालीन थे और दोस्त भी थे बहुत। मैंने उनको कहा कि इंदिरा जी के विरुद्ध आप मुझे कुछ लिखने नहीं देंगे, मैं इस्तीफ़ा देता हूँ। मैं आपकी स्थिति परेशानी में नहीं डालना चाहता, ऑकवर्ड नहीं बनाना चाहता, अखबार को मेरी वजह से नुकसान हो ये मैं नहीं चाहता हूँ, मैं इस्तीफ़ा देता हूँ। तो बोले नहीं, मैं आपसे कभी इंदिरा जी के पक्ष में लिखने के लिए कहूँगा ही नहीं, आपातकाल के पक्ष में लिखने के लिए कभी कहूँगा ही नहीं। उनका ठीक है, तब मैं रह जाऊँ। फॉरेन अफेयर्स का एक्सपर्ट था मैं, मुझसे कहते थे आप फॉरेन पॉलिसी पे लिखिए, या भाषा नीति पे लिखिए, या अर्थनीति पे लिखिए, या किसानों के बारे में लिखिए, राजनीति के बारे में आपसे नहीं लिखा। तो ठीक है, मैं रह गया। मुझे अगर वो जोर देते कि इंदिरा जी की तारीफ में लिखो, तो मैं बिल्कुल लिखता नहीं। वो इस्तीफ़ा नहीं लेते तो नहीं लेते, मैं जाता ही नहीं। क्या कर लेते मैं, ज़बरदस्ती उठवा के तो बुलवा नहीं सकते थे, बुलवा लेते तो लिखवा नहीं सकते, लिखता क्यों? तो ये है, लालच में फंस जाते हैं, भय में फंस जाते हैं, और उसमें फंस के लोग गलत रास्ते पर चलते हैं। अब जिनको कोई भय नहीं है, लालच नहीं है, तुम उनके आनंद की कल्पना नहीं कर सकते।
मैं कितना आनंद अंदर से अनुभव करता हूँ अपने बारे में। मतलब मैं कहूँ तो बड़े बड़े साधु सन्यासियों को ईर्ष्या द्वेष हो जाए कि मुझे इतना अंदर से आनंद महसूस होता है कि मैं सर्वतंत्र स्वतंत्र, किसी प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं, हैसियत नहीं कि मुझे डरा दे, किसी बड़े से बड़े पूंजीपति की हैसियत नहीं कि मुझे लालच में फंसा ले। इससे बड़ा क्या आनंद हो सकता है? मरने से डरता नहीं हूँ, इससे बड़ा आनंद क्या हो सकता है? मृत्यु आए, अभी आए तो अभी तैयार है। अद्य व मरणमस्तु युगान्तर, अभी ले जाना है उठा के ले जाओ, परवाह नहीं। कितना आनंद का जीवन। ऐसा सोच आपका एक दिन भी रहे ना, साल में एक दिन भी, तो तुम समझो तुम्हारा वो एक दिन मोक्ष का दिन है, निर्वाण का दिन। इट्स योर लिबरेशन, इट्स योर साल्वेशन। और अगर रोज़ ऐसा जीवन मिल जाए तो कहने ही क्या है। तुम बादशाहों से बड़े हो, तुम साधु संतों से बड़े हो, मौलाना और पादरियों से और पोपों से बड़े हो, अगर वैसा जीवन मिल जाए। हाँ, आप आखिरी सवाल प्रश्न तो ले लेते हैं, जवाब आप इसका देना बस आखिरी सवाल। और सवाल आप लोग कर लीजिए सर, जो जितने को उत्तर दे सकेंगे देंगे। जिनको जो सवाल पूछना है पूछ लीजिए। जी, मेरा नाम पीयूष है, मैं यहाँ अतिथि प्राध्यापक हूँ, कलकत्ता विश्वविद्यालय से शोध कर रहा हूँ। आपने लोकतंत्र के 4 स्तंभ बताए और हम लोगों ने पढ़े हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। मेरा ये सवाल है कि अगर लोकतंत्र ऐसा है तो ये क्या 4 स्तंभ इसकी वजह नहीं है? हमारे लोकतंत्र में या दुनिया के किसी भी लोकतंत्र में या किसी भी देश के स्तंभ में एक पिलर तो शिक्षा का होना चाहिए था। हमारे देश में मंत्रालय है, मतलब HRD मिनिस्ट्री। मुझे नहीं लगता आप बता पाएंगे, पूरी दुनिया घूमे हैं आप, दुनिया का कोई भी शिक्षा मंत्रालय HRD मिनिस्ट्री होगा। तो जब हमारा पिलर ही ऐसे हैं, ब्यूरोक्रेसी पिलर है, विधायिका है, कार्य, तो देश का तो ऐसा ही होना था। पूरी 12 बजी हुई है शिक्षा और स्वास्थ्य की, हमारे पिलर ही नहीं है। बहुत बढ़िया बात कही है। मैं ये समझता हूँ कि 2 चीज़ें हो ना किसी भी देश में, किसी भी लोकतंत्र में, शिक्षा और स्वास्थ्य। स्वास्थ्य क्यों नहीं? शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। शरीर धर्म साधने का पहला साधन है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। इस देश में स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था नहीं है। बच्चों को कोई अनिवार्य प्रशिक्षण ही नहीं दिया जाता है। गुरुकुलों में ब्रह्मचर्य का कैसा सख्त पालन होता है। आजकल ब्रह्मचर्य शब्द सुनते हो तुम लोग कहीं कोई? हंसते हैं लोग, ये क्या मूर्ख आदमी ब्रह्मचर्य की बात करता है। आज के पोर्नोग्राफी के एज में कहीं ब्रह्मचर्य का नाम सुनते हैं? शर्म आती है लोगों की बात। वो अकबर इलाहाबादी का एक शेर है, लोगों ने जा जा के रपट लिखवाई थाने में कि अकबर खुदा का नाम लेता है इस जमाने कि ब्रह्मचर्य का नाम लेता है। 25 साल की आयु तक कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, शरीर का निर्माण करना चाहिए। अब मैं 75 साल का हो रहा हूँ, मुझे कभी याद ही नहीं पड़ता कि मैं कभी बीमार हुआ, कभी मुझे सिर दर्द हुआ या कभी मुझे बुखार आया, मुझे याद ही नहीं पड़ता। क्योंकि 25 साल की आयु तक मैं दृढ़ता से उन सब नियमों का पालन करता रहा। और दूसरी बात क्या है? शिक्षा। शिक्षा से क्या बनता है? मन। मनेव कारण बंध मोक्ष। मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। मन मजबूत होना चाहिए, उसकी कोई व्यवस्था नहीं। इस देश में शिक्षा मंत्रालय कहाँ है? आप कह रहे थे शिक्षा मंत्री कहाँ है? शिक्षा मंत्री कहाँ है? एक अनपढ़ प्रधानमंत्री ने, अनपढ़ प्रधानमंत्री ने शिक्षा मंत्रालय को मानव संसाधन मंत्रालय बनाया। मैं वहाँ था, राष्ट्रपति भवन में जब वो शपथ ले रहा था तो उसने घोषणा की, द ह्यूमन रिसोर्सेज मिनिस्टर मिस्टर PV नरसिंह राव। नरसिंह राव जी मेरे पास बैठे हुए थे। मैंने कहा राव साहब आप जाइए, मनुष्य जो साध्य है उसको क्या बोल रहे हैं? संसाधन। जो साध्य है उसको बोल रहे हैं साधन। नरसिंह राव जी इतना बड़ा विद्वान, इतना बड़ा पंडित, उसको बना दिया मानव संसाधन मंत्री। मैंने राव साहब से कहा, मैंने कहा राव साहब मैं आपकी जगह होता तो इस्तीफा देता, मैं जाता ही नहीं शपथ लेने। मैं कहता आप ले लो शपथ, हम नहीं लेंगे।
तुम इंसान को लकड़ी बना रहे हो, तुम इंसान को जूता बना रहे हो, तुम इंसान को टूथब्रश बना रहे हो, मानव संसाधन बन रहा है। इतनी मूर्खता की बात है। बेपढ़ा लिखा था राजीव गांधी, उसको किसी ने चाबी भर दी नौकरशाह ने, उसने कहा मानव संसाधन। तो आज हम लोग मनुष्य को साधन बना रहे हैं। शिक्षा का सारा हाथ चौपट है। मोदी का नाम सबसे पहले मैंने प्रस्तावित किया इस देश में, प्रधानमंत्री के। सारे देश में घूम घूम के करोड़ों लोगों को संबोधित किया कि मोदी को प्रधानमंत्री बनाइए। क्या किया हमने? एक ऐसी लड़की को प्रधानमंत्री बना दिया, अच्छी है वो, मेरे साथ बहुत अच्छा बर्ताव है उसका, कोई मैं उसकी बुराई नहीं करना चाहता, वो खुद पढ़ी लिखी। अब उसको हटाया, एक दूसरे स्वयंसेवक को बनाया, उस बेचारे की जान आफत में, कोई उसकी चिंता नहीं। 4.5 साल निकला, क्या होगा? शिक्षा में बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन की जरूरत है। अब देखिए अगली सरकार कौन सी आती है, क्या होता है। आपने बहुत सही सवाल उठाया। जब तक शिक्षा में परिवर्तन नहीं होगा, ये चारों पिलर जो हैं ये अंदर से खोखले होते जाएंगे, ये सब गिर जाएगा। शिक्षा को मजबूत बनाना सबसे बड़ा काम। मुरली मनोहर जोशी ने थोड़ी कोशिश की थी, लेकिन सरकार गिर गई, हटे। अगर डटे रहते वो और 5 साल तो बड़ा परिवर्तन होता। तो आशा करें कि जो नई सरकार आएगी उसमें कोई शिक्षा मंत्री ऐसा होगा कि जिसको कोई दृष्टि होगी, तो कुछ करेगा देश के लिए। मेरे दिमाग में बहुत विचार है, लेकिन अभी समय नहीं है। कोई और प्रश्न? आखिरी ये इसी का पूरक प्रश्न है कि आप सबके करीब रहे सर, जनसंघ, जनता दल, कांग्रेस, भाजपा, सभी लोग। अभी आपने खुद स्वीकार किया कि मोदी के लिए करोड़ों लोगों के बीच संबोधन किया, एक प्रधानमंत्री बनाया जाए। आपका इस पर इंटरव्यू भी है सर यूट्यूब पर, मैंने सुना है, 38 मिनट का इंटरव्यू है। अब सर आपकी दृष्टि आने वाले दिनों में आप क्या फिर किसी के लिए समर्थन करेंगे कि इस व्यक्ति को, जैसे कि आलोक धनवा, जब मैं बर्दवान से एमए किया मैंने, आलोक धनवा भी कहते थे कि 2 कौड़ी का आदमी आज देश का प्रधानमंत्री बना, अटल बिहारी वाजपेयी को, तो कांग्रेस को वोट करिए, कांग्रेस को प्रधानमंत्री बनाइए। आपने मोदी जी का मतलब ये किया। अब फ्यूचर में आने वाले दिनों में ऐसी कोई योजना बनेगी कि हम किसी दूसरे को लाएं, क्या आप सबसे दुखी हैं या किसी के अंदर कोई नई किरण दिख रही है? नहीं, किरण जिनमें कुछ लोगों में दिखती है, मुझे भाजपा में ही दिखती है। भाजपा में ऐसे लोग हैं कि जो इस देश में मूलभूत परिवर्तन कर सकते हैं। कांग्रेस में भी है ऐसे, कम्युनिस्ट पार्टी में भी लोग ऐसे, और दूसरी जो प्रांतीय पार्टी हैं उनमें भी कई लोग हैं जो बहुत समझदार हैं, दूरदृष्टि हैं, जिनको थोड़ी गंभीरता है, सिर्फ वोट और नोट के गुलाम नहीं हैं वो। लेकिन अभी देखते हैं 5-6 महीने में क्या परिस्थिति बनती है। हमारा अपना स्वार्थ कोई नहीं है, हमको कुछ नहीं बनना है, हमको कुछ भी नहीं चाहिए। हम उसी का समर्थन करेंगे जिसके प्रति सही या गलत मन में ये धारणा हो कि वो देश का कल्याण कर सकता है। अपनी तरह का एक अलग व्याख्यान जिसमें वर्तमान भी है, हमारा अतीत भी है और भविष्य की राहें भी हैं। व्याख्यान सुनकर ऐसा लग रहा था कि हम कहीं ऐसा तो नहीं कुछ अव्यवहारिक सा सुन रहे हैं। कई बार कुछ बातें इसी रूप में होती हैं जो हमारे जटिल जो संदर्भ हैं उनको वो दिशा देती है। समय काफी हो चुका है, वैदिक जी को जाना भी है, तो औपचारिक धन्यवाद के लिए मैं विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र रमन पांडे जी से निवेदन करता हूँ कि वो आएँ और अपने विचार और धन्यवाद दोनों वैदिक जी के प्रति व्यक्त करें। डॉक्टर वीरेंद्र रमन पांडे। आदरणीय वेद प्रताप वैदिक जी, आपके आगे भी वेद
पीछे भी वेद और इतना संतुलित समावेशी व्यक्तित्व हम सबने लक्षित किया। सभी के प्रश्नों को, इतने अच्छे प्रश्न आप लोगों ने पूछे। मैं बैठे बैठे सोच रहा था जिन कक्षाओं को पढ़ाते होंगे उन कक्षाओं के विद्यार्थी सहज ही बहुत सामान्य से सामान्य विद्यार्थी को भी ऊंचाई पर ले जाने की जो क्षमता मुझे दिखी, आप प्रश्न पूछ रहे थे, वैदिक जी उत्तर दे रहे थे, लेकिन मुझे यह लग रहा है कि वे स्वयं उत्तर हैं। आपके सारे प्रश्नों का उनका जीवन उत्तर है। और हमारे आज के समय में ऐसे किसी व्यक्तित्व का होना दुर्लभ है। तो किसी दुर्लभ व्यक्तित्व से ऐसे संवाद, इस तरह से भेंट बातचीत, कुछ मूल्यों का प्रश्न इतना सहज, आप अचानक अगर कहीं मिलें तो यही लगेगा कि एक आम भारतीय नागरिक से हम मिल रहे हैं। अपनी बातचीत में, अपनी पोशाक में, अपने पूरे